नमस्कार पाठकों, द मैजिक ऑफ वर्ल्ड्स में आपका स्वागत है। सारे नावेल मेरे द्वारा संपादित और अनुवादित है। यह है आप विभिन्न प्रकार के काल्पनिक दुनिया देख सकते हैं। अब तक आपने देखा, मेरा शरीर इस विस्फोटक गड़बड़ी के केंद्र से पीछे की ओर बढ़ रहा था क्योंकि एक भ्रष्ट तलवार संत का अवतार मेरे चारों ओर लिपटा हुआ था। भालू सम्राट का फर इसे ठीक उसके बाद लपेटता है और दानव राजा की हकीक सक्रिय होती है और मेरे आसपास के पूरे क्षेत्र को कांपने लगती है। ओरियस की आकृति को जमीन में धकेल देती है क्योंकि बर्फ के तत्वों के ठंडे तूफान ने मुझे पूर्ण शून्य से घेर लिया था। अब आगे अध्याय 131 एक आश्चर्यजनक वापसी। दानव जगत के प्रत्येक शासक के मन में सदमा और भय दौड़ गया जब उन्होंने अपने एक और साथी की मृत्यु को महसूस किया, और वह भी इतने कम समय में। जब शासक एकत्र हुए तो संचार का एक और माध्यम खुल गया और उन्होंने पाया कि जो गायब था वो वही था जिस पर उन सभी को बहुत भरोसा था कि वह स्वयं को छिपाए रखने और सुरक्षित रखने की क्षमता रखता है, क्योंकि वे थोड़ी सी भी परेशानी के संकेत पर दुनिया के छोर पर गायब हो सकते थे। संचार चैनल में केवल मौन था, क्योंकि एक अविनाशी शांत आवाज जो उसी समय क्रोध से भरी हुई थी गूंज रही थी। जानवरों की दुनिया से सारी ताकतें बाहर खींचो। शासकों ने यह आदेश सुनने के बाद फिर से चुप्पी साध ली। कोई भी इस पर आपत्ति नहीं कर सकता था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इसकी इच्छा उन सभी विशाल दुनियाओं में उतर रही थी जिनमें वे थे। आवाज एक बार फिर गूंजी, इस दुनिया को काली सूची में डाल दें और इसे भी सूची में शामिल कर लें। जिस दुश्मन को हम नहीं जानते उसके साथ लड़ाई जारी रखना नुकसानदेह है। आवाज कुछ क्षण के लिए रुकी और फिर आगे बढ़ी। इस बार यह आवाज एक विशिष्ट व्यक्ति की ओर थी जो ध्यान से सुन रहा था और ऐसा लग रहा था कि अब वह भी भड़क उठेगा। मैं तुमसे कुछ भी सुनना नहीं चाहता बारबाटोस। तुमने बहुत समय तक मेरा विरोध किया है। अपनी सेना तैयार करो और अटलांटिस की खोई हुई दुनिया में उतरने के लिए तैयार रहो। सर्वोच्च खजाना नेपच्यून का त्रिशूल आने वाले महीनों में हमारी मुट्ठी में हो सकता है। जल्दी करो। हम्फ। क्रोध से भरा एक अभिमानी गुस्सा जो चिल्लाता हुआ प्रतीत हो रहा था। मैंने तुमसे कहा था। दूसरी तरफ से आने वाला एकमात्र उत्तर था, क्योंकि बाकी शासक चुप रहे। ब्रह्मांड के कोने में इस मध्य दुनिया में अपने दो साथियों को खोने की वास्तविकता ने उन्हें चौंका दिया, लेकिन साथ ही एक अनुस्मारक भी। चाहे वे कितने भी आश्वस्त क्यों न हो, हमेशा ऐसे अस्पष्ट प्राणी और रहस्य होते थे जो उनके जैसे शक्तिशाली व्यक्तियों की जान ले सकते थे। वे नहीं जानते थे कि उन्होंने किस भयानक विशेषज्ञ को उकसाया था, लेकिन अपनी सेना को ऐसे स्थान पर भेजना कोई समझदारी नहीं थी जहां उनमें से और भी अधिक लोगों को वास्तविक मौत का सामना करना पड़ सकता था। राक्षस अहंकारी, धोखेबाज और ताकतवर थे, लेकिन वे जानते थे कि जब वे किसी कठिन दीवार से टकराते हैं तो कब पीछे हटना है। संचार चैनल में एक भी शासक उस आवाज का विरोध नहीं कर सका जो बोल रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने गुस्से को निगल लिया और बताया कि वे इसके बाद कैसे आगे बढ़ेंगे। वह आवाज जिसने सभी शासकों का ध्यान आकर्षित किया, जिसके विरुद्ध कोई भी नहीं जा सकता था, उस शासक की ओर से आ रही थी जो दानव जगत में प्रथम स्थान पर था। वह था अत्याचारी तानाशाह बाल। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बारबाटोस एक नष्ट हो चुकी दुनिया के बीच में हड्डियों से बने सिंहासन पर बैठी थी। जब वो खड़ी हुई और मीलों तक फैली अपनी लाशों की फौज को देखा तो चारों ओर एक अंधेरी धुंधली हवा तैर रही थी। दांतेदार तलवारें पकड़े हुए क्रूर दिखने वाले कंकाल, लाशों के झुंड को बुलाने वाले घातक लाइके और हड्डियों वाले ड्रैगन, ये उन अनेक मरे हुए प्राणियों में से थे जिन्हें वह नियंत्रित करती थी। उसके हाथों से एक काली रोशनी निकली जो एक काले मोती में बदल गई, जिसने उसके चारों ओर मरे हुए लोगों की सेना की ओर अपनी रोशनी बिखेरी। जैसे कि किसी ब्लैक होल में भाग रहे हों, सभी शक्तिशाली आकृतियां इस मोती में समा गईं, क्योंकि बारबाटोस आगे बढ़ता रहा। वो हमेशा हुक्म चलाने वाले बूढ़े मूर्ख पर क्रोधित थी, लेकिन वो उसका विरोध नहीं कर सकती थी। अपनी भयानक शक्ति के बावजूद बाल अभी भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके खिलाफ वह जा सकती थी। वो उस जानवर की दुनिया में उतरना पसंद करती, चाहे उन्हें मध्य दुनिया की रक्षा करने वाले कानूनों को दरकिनार करने के लिए कितने भी खजाने का उपयोग क्यों न करना पड़े। जब तक दुनिया निचले स्तर पर थी, सार्वभौमिक कानून शक्तिशाली व्यक्तियों को उस शक्ति के स्तर को पार करने की अनुमति नहीं देते थे जो उस दुनिया के लिए चरम है। अन्यथा अब तक हर एक दुनिया पर प्राइम वर्ल्ड्स का कब्जा हो चुका होता। फिर भी विशाल दुनिया के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस स्तर पर हैं, क्योंकि जब दुनिया की बात आती है तो कानून ढीले होते हैं जहां शक्तिशाली व्यक्ति घूमते हैं। इससे दुनिया भर में यात्रा करने के लिए कमजोर टुकड़ों का उपयोग करना बहुत आसान हो गया। उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए ऐसी दुनिया में उतरना जहां शिखर पर केवल पौराणिक प्राणी थे, लागत बहुत अधिक थी। तो वह इस पशु जगत पर यह नुकसान उठाएगी जिससे दानव जगत के शासकों की संख्या 68 तक कम हो जाएगी। लेकिन वह निश्चित रूप से इसे अकेला नहीं छोड़ेगी। हम विशेषज्ञ हो न। अगर तुम इतने ऊंचे व्यक्ति हो तो तुम्हें इधर उधर भागने की क्या जरूरत थी।
वह आश्वस्त नहीं थी, इसलिए वह निश्चित रूप से बाद में कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ेगी। हालांकि अभी के लिए वह तानाशाह के आदेशों का पालन करेगी। अटलांटिस की खोई दुनिया। मैं काफी समय से समुद्र में नहीं गया हूँ। ठीक है मेरे प्यारे, चलो कुछ मौज मस्ती करते हैं। बारबाडोस ने अपने हाथ हिलाए, जैसे मरे हुए लोगों की पीड़ा उसके हाथों में मौजूद काले मोतियों में गायब हो गई हो। अराजकता के नेक्रोमेंसा के चलते हुए उसकी हंसी से गुस्सा और पागलपन महसूस किया जा सकता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चीजें तेजी से बदल रही थीं क्योंकि बीस्ट वर्ल्ड के केंद्र में राक्षसों के साथ बड़ी हलचल होने लगी थी। इस पूरे समय आगे बढ़ने वाले राक्षसों ने रक्षात्मक स्थिति लेना शुरू कर दिया और ड्रेकोनिक किंगडम के केंद्र की ओर वापस खींच लिया। अनिच्छुक दानव राजाओं ने उस दुनिया को देखा जिसे वे समय रहते नष्ट कर सकते थे, क्योंकि पीछे हटने का आदेश उनके दिमाग में गूंज रहा था। ऐसी बहुत सी चीजें थीं जो उन्हें नहीं पता थीं। दुश्मन के पास एक ऐसी शक्ति थी जो सीधे उनका मुकाबला कर सकती थी। इसका मतलब ये होगा कि अगर वे उत्तर में लगातार खोजबीन करते रहे और यह पता लगाने की कोशिश करते रहे कि किसके पास सच्ची मौत लाने की शक्ति है, तो उन्हें बेवजह खुद को मौत के घाट उतारना होगा। उनका नुकसान बहुत बड़ा था, इसलिए वे उसे लेकर कुछ समय के लिए ठीक होने की कोशिश करेंगे। ड्रैकोनिक साम्राज्य के चारों ओर सार का एक समूह प्रचुर मात्रा में था, क्योंकि लाल रोशनी चमक रही थी। राक्षसों की ताकत लगातार कम हो रही थी क्योंकि उन्हें दानव दुनिया में वापस स्थानांतरित किया जा रहा था। शक्तिशाली दानव राजा असमोज ने पीछे हटने की निगरानी की, क्योंकि वह ड्रैकोनिक साम्राज्य के पुराने शासक के सिर के ऊपर खड़ा था और उसने अपनी शक्ति को बेतहाशा जारी किया। पीछे हटना इतना तेज और अप्रत्याशित था कि पौराणिक साम्राज्य की सेनाओं को भी हिलने का समय नहीं मिला, क्योंकि वे सावधानी से देख रहे थे। जब दिन रात में बदल गया तो ड्रैकोनिक किंगडम के केंद्र में केवल असमोडियस और एक हड्डी वाला ड्रैगन ही बचा था। असमोडियस ने अपने नियंत्रण में पहले से मौजूद जमीनों को देखा और सोचा कि इस एक घटना की वजह से वह किन जमीनों से चूक गया। दो दानव राजाओं की मौत के बारे में अन्य सभी शासकों की तरह उसका दिल भी आग की लपटों में जल रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी इस बारे में कुछ भी करने के लिए बहुत कमजोर था। उसके शरीर से एक लाल रोशनी चमकने लगी जिसने उसके पूरे शरीर को ढक लिया और जानवरों की दुनिया में सबसे शक्तिशाली दानव राजा के रूप में पौराणिक मरे हुए ड्रैगन की हड्डीदार आकृति गायब हो गई। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 132। हैरान करने वाला। महाद्वीप के चारों ओर शक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखने वालों ने जब देखा कि राक्षस ड्रैकोनिक साम्राज्य की ओर तेजी से पीछे हट रहे हैं, तो एक अस्पष्ट दृश्य घटित हुआ। पौराणिक साम्राज्यों में से किसी ने भी हमला करने के लिए अपनी सेना नहीं भेजी, क्योंकि वे सावधानी से उनका पीछा कर रहे थे, क्योंकि उन्हें ये सबक मिल चुका था कि राक्षस कितने दुष्ट हो सकते हैं। फिर भी यह कोई साजिश नहीं लग रही थी, क्योंकि भोर होते ही आसमान से सुनहरी रोशनी कब्जे वाले ड्रैकोनिक साम्राज्य में चमक उठी, जिससे एक खाली जगह दिखाई दी जहां कोई राक्षस नहीं दिखाई दे रहा था। आसपास की जमीनों में गुलाम बनाए गए जानवरों को जब होश आया तो उन्होंने पाया कि उन्हें हर दिन प्रताड़ित करने वाले लोग चले गए हैं। जिन लोगों ने इस घटना को देखा वे और भी हैरान थे, क्योंकि उन्होंने ये सब होते देखा था। ड्रैकोनिक किंगडम के आसमान में 3 शक्तिशाली प्राणी तैरते हुए राक्षसों द्वारा छोड़े गए विनाश को देख रहे थे। यह एक शानदार चमकता हुआ नीला कछुआ था, जिसके चेहरे पर एक विकराल भाव था, एक उग्र लाल फीनिक्स जिसकी आग आसमान में चमक रही थी, और एक सफेद बाघ जिसके सफेद चमकते फर से एक चकाचौंध करने वाली रोशनी निकल रही थी। उन्होंने देखा कि राक्षसों ने अपने पीछे कितना विनाश किया है, क्योंकि वे अपने सैन्य बलों को गिरे हुए राज्य में कई स्थानों पर ले गए थे। उन्होंने पाया कि पीछे केवल नष्ट हो चुकी आध्यात्मिक भूमि और गुलाम बनाए गए लोग थे, जो पहले से ही टूट चुके थे। लंबी रिकवरी की प्रक्रिया की आवश्यकता होगी, लेकिन उनकी पहली कार्रवाई इस तरह की घटना को फिर से होने से रोकना होगा। इस तरह के आक्रमण के लिए शक्तिशाली राक्षसों को कनेक्शन स्थापित करने और इससे बाहर निकलने के लिए काफी समय की आवश्यकता थी। अब से वे महाद्वीप के चारों ओर हर जगह तैनात रहेंगे और किसी भी तरह के कनेक्शन के संकेत पर वे बाहर निकल आएंगे। उनके दिल अपने दुश्मनों के खिलाफ क्रोध से भरे हुए थे, लेकिन वे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मैंने गहरी सांस ली, क्योंकि मुझे एक और दानव राजा को मारने का उत्साह महसूस हुआ। इस बार यह केवल क्रूर बल से नहीं था, बल्कि ऐसा कुछ था जिसकी योजना बनाने में कई दिन लगे और सफलतापूर्वक होने से पहले कई टुकड़ों को जगह पर रखना पड़ा। जैसे ही दानव की मृत्यु का संकेत देने वाली लाल रोशनी चमकी, मैंने वस्तुओं, कोर और 2 शक्तिशाली रूप से चमकती हुई कौशल पुस्तकों के विस्फोट को अपने भंडारण थैली में ले जाया। महाकाव्य जानवर उत्साह से चारों ओर देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक और शक्तिशाली पौराणिक प्राणी के पतन को देखा था। उनका उत्साह अभी भी उतना नहीं था जितना तब था जब वे स्नो वाइन्स के पास थे, जहां उनकी उन्नति के लिए महत्वपूर्ण फल पकने वाले थे।
मैं जहरीले तालाबों और जमी हुई बर्फ के गड्ढे से बाहर निकला, तभी एक लाल सींग वाले दानव राजा का क्षत विक्षत शरीर मुझे दिखाई दिया। उसका सिर जमीन पर पूरी तरह से टिका हुआ था और उसके चेहरे पर अभी भी सदमे के भाव जमे हुए थे। मैंने जानवरों को इस स्थान से दूर भेज दिया क्योंकि मेरे कार्यों के बाद कई चीजें घटित होने वाली थीं और मुझे तेजी से आगे बढ़ना था। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने तुरंत ही दानव राजा से आने वाले नए कौशल को निकाल लिया और आत्मसात कर लिया। इस बार सिर्फ 2 कौशल थे, लेकिन मेरी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई क्योंकि वे ऐसी चीजें थीं जिन्हें मैं सबसे ज्यादा पाना चाहता था। स्थानिक यात्रा, आप अंतरिक्ष में अत्यधिक कुशल हो जाते हैं तथा किसी भी ऐसे स्थान पर यात्रा करने में सक्षम हो जाते हैं जिसे आपने पहले देखा हो। शैपशिफ्टर, कोई भी आत्मा आपके विभिन्न रूपों में अंतर नहीं कर सकती। विवरण संक्षिप्त और सरल थे, और फिर भी ये कौशल वह चीज थी जिसे मैं हासिल करना चाहता था, जो मुझे अब से महत्वपूर्ण हरकतें करने की अनुमति देगा। अगर मैं पहले अपने लगभग अंतहीन मानस के साथ शक्तिशाली रूप से घूमता हुआ एक क्रूर बाघ था, तो अब मुझे वास्तव में पंख दिए गए थे जो मुझे और भी भयानक बना देंगे। ओरियास को खत्म करना सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक होगा जो कई चीजों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। इसके बाद राक्षस निस्संदेह एक कदम पीछे हट जाएंगे, क्योंकि उन्हें एक मध्य दुनिया में अपने आक्रमण से इतना भारी नुकसान हुआ होगा जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। दानव दुनिया के शीर्ष 10 में अपनी रैंक रखने वाले शक्तिशाली शासकों के बारे में सोचना भयानक था, लेकिन मैं उनसे जल्द ही नहीं मिलूंगा। हालांकि मैं जो करूंगा वो ये है कि उनकी योजनाओं को पूरी तरह से बाधित करना जारी रखूंगा और अंततः उनका खुद का विनाश लाऊंगा। जानवरों की दुनिया मेरी दुश्मन नहीं थी। वे राक्षस जो यहाँ के जानवरों का इस्तेमाल दूसरे दुनिया में प्राणियों के नरसंहार के लिए करते थे, वे लोग थे जिनका मैं ब्रह्मांड के अंत तक पीछा करता रहूंगा। अब से जानवरों की दुनिया के प्रति मेरी क्या हरकतें होंगी, इस विचार पर मैं मुस्कुराया जब मैंने अपने स्टोरेज पाउच में सावधानी से रखे नीले क्रिस्टल को देखा। मेरे पास अभी भी कुछ समय था। 2 कौशल और कोर के अलावा मैं डेमन वर्ल्ड में उस क्षेत्र के लिए एक और शासक का पदक प्राप्त करने में सक्षम था जिसे ओरियस नियंत्रित करता था, और अन्य 2 पावर ज्वेल्स जिससे मेरी कुल संख्या 3 हो गई और मुझे ये चुनने के लिए कई विकल्प मिले कि मुझे अपने कौशल में से आगे क्या बढ़ाना है। मैंने इन सब बातों को अभी के लिए एक तरफ रख दिया है, क्योंकि मैंने एडिलेड को संदेश भेजा है कि शायद 1 या 2 दिन तक मुझ तक कोई नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि मैं मृत दानव राजा के शरीर के पास पहुंच गया हूं और स्मृति लूटने वाला को सक्रिय कर दिया है। ओरियास एक विशेष रूप से दिलचस्प व्यक्ति था, जिसके जीवन में ग्रेमोरी की तुलना में और भी अधिक विस्तृत यादें होनी चाहिए क्योंकि उसके पास अद्वितीय कौशल हैं। उसकी यादें उसी स्तर के पुरस्कार होनी चाहिए जितने कौशल मैंने उससे प्राप्त किए हैं। मैंने अपने दिमाग को संभावित दर्द के लिए तैयार कर लिया क्योंकि लाल बत्ती चमक उठी और मेरे सामने एक लंबी फिल्म चल पड़ी। इस बार दर्द उतना भयानक नहीं था क्योंकि मैंने इस दानव राजा के जीवन को बिना बेहोश हुए देखा। कम से कम कहने के लिए यादें शानदार थीं, क्योंकि प्रत्येक दानव राजा ने अपना जीवन जिया, भले ही उनके लक्ष्य समान थे। ये खास तौर पर ओरियास के लिए था, क्योंकि मैंने उसे सबसे शानदार तरीके से सबसे घिनौने काम करते देखा था। जैसे जैसे मुझे और भी यादें मिलती गईं, मेरे लिए और भी रहस्य खुलते गए। मैं महसूस कर सकता था कि जैसे जैसे वे खेलना जारी रखते गए, मेरा उत्साह फिर से उबलने लगा। पहले से ही ये देख रहा था कि मैं राक्षसों के लिए अत्यधिक तबाही और कोलाहल पैदा करने के लिए उनका उपयोग कैसे कर सकता हूँ। ये प्रक्रिया कुछ घंटों तक चली क्योंकि मैंने अपने पास मौजूद शक्तिशाली कौशल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ हासिल किया, और यह अतिशयोक्ति नहीं थी। मुझे खुद को शांत करना पड़ा क्योंकि एक और व्यक्ति की यादें मेरे सिर में फिर से घूम रही थीं। मुझे सब कुछ शांत होने में और 2 घंटे लग गए और मैं फिर से शांत हो गया। इसके बाद मेरे चेहरे पर मुस्कान खिल गई क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मैं कई अलग अलग रास्ते अपना सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं वही काम करूंगा जो मुझे आगे बढ़ने देगा। मुझे पता था कि ओरियास की मौत के बाद राक्षसों को उनके अज्ञात दुश्मन द्वारा एक कोने में धकेल दिया जाएगा और उनके पास एकमात्र स्मार्ट विकल्प बचा है, पीछे हटना। वे मूर्खतापूर्ण तरीके से ऐसे माहौल में नहीं भागेंगे जहां उनके 2 लोग गिर गए हों। इसका मतलब ये था कि बीस्ट वर्ल्ड में राक्षसों की गतिविधियों को बाधित करने का मेरा लक्ष्य केवल उनमें से 2 को मारकर प्रभावी रूप से सफल हो गया था, जबकि मैं उन्हें अंधेरे में रखने वाला खेल खेल रहा था। बीस्ट वर्ल्ड के लिए मेरा उद्देश्य वास्तव में इस तरह से हासिल किया गया था। चोरी की गई यादों के इस्तेमाल से कई महीनों और कठिन लड़ाइयों के साथ साथ सिस्टम की विशिष्टता ने मेरे हाथों से गिरने वाले राक्षसों की सच्ची मौत की अनुमति दी। मैंने अपने स्टोरेज पाउच से एक चमकता हुआ प्लेन क्रिस्टल निकाला और उसमें मैना डाला और उसे अपने सामने तैरता हुआ देखा। ये क्रिस्टल एक अनूठी सामग्री थी जो दुनिया के बीच सहज संक्रमण की अनुमति देती थी और यात्रा करने के लिए जरूरी नहीं थी। लेकिन सादगी के साथ काम करना हमेशा अच्छा होता था, क्योंकि अन्यथा चैनल बनाने के लिए बहुत ज्यादा सार की आवश्यकता होती।
ऐसा नहीं है कि यह मेरे लिए चिंता का विषय था। क्रिस्टल फैल गया और जमे हुए पठार आध्यात्मिक भूमि की जमीन पर गिर गया। जल्द ही एक कालकोठरी के समान एक मोनोलिथ बन गया। मोनोलिथ नीले रंग का था और नीली रोशनी में लगातार चमक रहा था, जो किसी बड़ी चीज के आने का संकेत दे रहा था। मैं इस स्थान से वापस चला गया क्योंकि मैं अपनी यात्रा के दूसरे अध्याय में जाने के लिए तैयार था, कुछ ऐसा जो मेरे द्वारा अनुभव किए गए सभी अनुभवों से कहीं ज्यादा रोमांचक था। जब मैंने मोनोलिथ को विस्फोट से पहले शानदार ढंग से चमकते हुए देखा था, जब रोशनी कम हुई तो मेरे आसपास की हवा कांप उठी। जब मैंने नए मेहमान को देखा, वो एक लड़की थी जिसकी नीली आंखें और बर्फ की तरह सफेद बाल थे। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 133 एक विसंगति। जैसे ही सफेद बालों वाली लड़की आध्यात्मिक भूमि में पहुंची, हवा कांपने लगी और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके गोरे हाथ ऐसे हिल रहे थे मानो हवा में कुछ पकड़ रहे हों। उसकी नीली आंखें सफेद रंग की हो गई थीं। जैसे ही कांपना बंद हुआ और मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। चमकते कवच में मेरे छोटे शूरवीर, तुम अपने स्वामी को इतनी जल्दी यहाँ क्यों ले आए? आवाज सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो गया क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी किसी और इकाई से यह स्वर सुनूंगा। स्वर वैसा ही था जैसा मैंने अपनी दुनिया के ग्रहीय कोर से बात करते समय किया था, लेकिन उसके शब्दों में थोड़ी अधिक भावनाएं थीं। इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, सोफिया की आकृति, वो व्यक्ति जिसने मुझे सबसे पहले बीस्ट वर्ल्ड में भेजा था, बोली, चर्चा मेरे और आपके बीच ही रह सकती है। मेरे पास एक प्रस्ताव है। उसके मुंह से निकले शब्द धीमे स्वर में थे। जब वह मुस्कुराते हुए मेरी ओर आई तो उसकी आंखों का सफेद रंग धीरे धीरे फीका पड़ गया और फिर से नीला हो गया। हाय बड़े भाई, आप बहुत तेजी से आगे बढ़े। मैं मासूम सी दिखने वाली लड़की की इस आकृति को देखकर मुस्कुराया, क्योंकि 2 ग्रहों के कोर के शब्द मेरे सिर से गायब हो गए थे। ये सही है, सोफिया की इस दुनिया में घुसपैठ के साथ मैंने प्रभावी रूप से जानवरों की दुनिया में एक और दुनिया की चेतना ला दी थी। ग्रहों के केंद्र ने जो बातें मुझसे साझा की, उनमें से सबसे पहले मुझे ये तथ्य झकझोर गया कि सोफिया प्रतिनिधि के रूप में खड़ी हो सकती है, लेकिन अपने आसपास की अन्य सभी काल्पनिक चीजों को देखने के बाद मैंने इसे एक तथ्य के रूप में स्वीकार कर लिया। जानवरों की दुनिया में मेरा प्रवेश दानव की योजनाओं को बाधित करने के संभावित तरीकों की तलाश करने के लिए था, और उनके 2 शासकों की सच्ची मौत का कारण बनना बिल्कुल वैसा ही था। ग्रेमोरी से टकराने के बाद हुई इस अप्रत्याशित घटना ने बहुत तेजी ला दी और दानवों की पंक्तियों को भारी रूप से बाधित कर दिया। जैसे ही ये लक्ष्य पूरा हुआ, मुझे उम्मीद थी कि राक्षस पीछे हट जाएंगे, क्योंकि वे और अधिक नुकसान की संभावना नहीं चाहते होंगे। अब मैं अगले कार्य पर आगे बढ़ सकता था, जिसे पूरा करना बहुत मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि पहला कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो गया था। प्रत्येक दुनिया में चेतना थी और पशु जगत को मेरे और राक्षसों के हस्तक्षेप का उसी प्रकार पता था, जिस प्रकार मेरी अपनी दुनिया के ग्रहीय केंद्र को जानवरों के हस्तक्षेप का एहसास था, जिसने उसे उसकी नींद से जगा दिया था। उनकी दुनिया के संचालन के तरीके पर उनका प्रभाव था, लेकिन फिर भी वे सार्वभौमिक कानूनों द्वारा प्रतिबंधित थे, जहां वे कई मामलों में सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। हालांकि मेरी दुनिया का ग्रहीय केंद्र जितना संभव हो सके उतने कानूनों को तोड़ने और तोड़ने पर तुला हुआ था। मैंने कभी भी बीस्ट वर्ल्ड के कोर की आवाज नहीं सुनी थी, यहाँ तक कि जब मैं उन प्राणियों के खिलाफ सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहा था जिन्हें वह अपना दुश्मन मानती थी। एकमात्र समय जब कभी भी संभावित संचार की झलक मिली थी, वह असामान्य कौशल था जो मुझे तब प्राप्त होता रहा जब मैंने पहली बार एक कालकोठरी को साफ किया या आध्यात्मिक भूमि प्राप्त की। फिर भी जिस क्षण सोफिया इस दुनिया में आई, मैंने तुरंत बाद एक और दुनिया की आवाज सुनी। ऐसी कई बातें थीं जो मुझे अभी भी समझ में नहीं आई, लेकिन मुझे पता था कि सोफिया के दिमाग में रहने वाली चेतना का अंतिम लक्ष्य क्या था। दुनिया ने जोखिम उठाया था और अपने निवासियों में से एक के साथ सफलतापूर्वक संबंध स्थापित किया था, जिससे उसे यह पता चल गया था कि उसका कितना प्रभाव है। फिर भी वो इससे कहीं ज्यादा चाहता था। मैंने अपनी कमजोरी को महसूस किया और मजबूत बनने के लिए कदम उठाए, ताकि मुझे फिर कभी उस स्थिति में न डाला जाए, और मेरा ग्रहलोक भी यही कर रहा था, लेकिन और भी अधिक तीव्रता से। मुझे नहीं पता था कि दोनों संस्थाओं के बीच चर्चा कितनी देर तक चलेगी, इसलिए मैंने सोफिया की ओर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब तक हम प्रतीक्षा करते हैं, मैं आपको इस दुनिया के अद्वितीय खजानों में से एक दिखाऊंगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। विश्व के केंद्रों ने अपना समय लिया। पूरी प्रक्रिया में कुछ घंटे लगे, क्योंकि मैंने सोफिया के साथ आध्यात्मिक भूमि का भ्रमण किया और उसे प्रचुर मात्रा में जानवरों और भरपूर जादुई उपज के कई एकड़ दिखाए। स्नो वाइन कटाई के लिए लगभग तैयार थे, जिसका मतलब था कि मैं जल्द ही आध्यात्मिक भूमि के स्तर को अपग्रेड करने का मौका पा सकता था। ये सब इस बात पर निर्भर करता था कि उन्हें खाने वाले जानवरों में अगले रैंक तक पहुंचने की प्रतिभा है या नहीं।
मैंने स्नो वाइन के कई खेत लगाए ताकि सफलता की संभावना 90% से अधिक हो, लेकिन हमें अभी भी देखना होगा कि चीजें कैसे होती हैं। मैं सोफिया से बात कर रहा था जब मैंने परिवर्तन महसूस किया। उसकी आंखों का नीलापन फीका पड़ गया और उसकी जगह सफेदी आ गई। उसके तुरंत बाद एक नीरस आवाज आने लगी। बातचीत सफल रही। हम एक और दावेदार को शामिल करने में सफल रहे, जिससे प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी होते ही हमारी शक्ति में एक और स्तर की वृद्धि हो जाएगी। मुझे पहले से ही अंदाजा था कि ग्रहीय कोर किस बारे में बात कर रहा था, लेकिन मैंने सिर्फ सुनिश्चित होने के लिए पूछा और जवाब हमेशा की तरह पागलपन भरे थे। जिस प्रकार विश्व और व्यक्ति के बीच संबंध बनाने का जोखिम सफल रहा, उसी प्रकार वहां क्यों रुकना है। खतरनाक शब्द कहे गए जिन्हें सुनकर कोई भी चौंक सकता था, और यह शब्द समाप्त भी नहीं हुए थे कि और भी शब्द कहे गए। इस ब्रह्मांड में कई दुनियाएं फैली हुई हैं और आपको जो स्मृतियां प्राप्त हुई हैं, उनसे हमने देखा है कि निचली दुनियाओं पर लगातार ध्वंस जमाई जा रही है और उन पर कब्जा किया जा रहा है। हाँ, ग्रिमोरी और हाल ही में मृत ओरियास की यादों से वे कई दुनियाओं में रहे थे और उनके सभी अनुभव सामने आए। मेरे विश्व और बीस्ट वर्ल्ड पर आक्रमण का आमतौर पर मूल निवासियों और दुनिया के लिए बुरा अंत होता था, जिस पर आक्रमणकारी जीत का दावा करते थे और दुनिया और उसके लोगों का अपने निजी इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करते थे। वहाँ कई दुनियाएं थीं जिन पर उच्चतर प्राणियों द्वारा आक्रमण किया गया था, जिन्होंने उस दुनिया में शक्ति के चरम स्तर पर शक्तिशाली लोगों को भेजा था। मूल निवासी जो अभी सीख रहे थे कि शक्ति क्या है, अंततः समय बीतने के साथ पराजित हो गए। यह मेरे द्वारा की गई विसंगति के साथ बदल गया। मेरे ग्रह लोक के कोर ने मुझे दुनिया से जोड़ने के लिए जो जोखिम उठाया, उसने एक उलटफेर की अनुमति दी जो उस स्थिति में संभव नहीं था जिसमें हम थे। इसने एक ऐसी दुनिया की विशाल शक्ति को अनुमति दी जिसे एक व्यक्ति के लिए सुलभ होने के लिए उसके आसपास के कई प्रतिबंधों के कारण स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था। निचली दुनियाएं जवाबी हमला नहीं कर सकती। ये तर्कसंगत नहीं है, यह उचित नहीं है। ब्रह्मांड नियमों और प्रतिबंधों पर तुला हुआ प्रतीत होता है, और फिर भी यह अन्याय अभी भी मौजूद है। इसका मतलब है कि हमें वापस लड़ने के लिए नए तरीके खोजने होंगे, भले ही जोखिम अधिक हों। जैसे जैसे एकालाप जारी रहा, अधिक से अधिक भावनाएं नीरस आवाज से बाहर आती दिखीं। भव्य शब्द जो किसी विश्व परिवर्तन की शुरुआत थे, गूंजते रहे। इस सब के केंद्र में आप हैं। अगला कदम जो पर्याप्त समय दिए जाने पर कम जोखिम भरा होना चाहिए, वह है इस मौजूदा दुनिया के साथ एक और चैनल बनाना। अगर यह विफल हो जाता है तो ये दोनों दुनियाओं पर एक अस्थिर प्रभाव पैदा करेगा और हम प्रत्येक दुनिया में अरबों की संख्या में प्राणियों की मृत्यु देख सकते हैं। अगर यह सफल होता है तो ये हमें एक ऐसे रास्ते पर ले जाता है जहां से वापसी संभव नहीं है, जहां एकमात्र विकल्प विनाश है या विजेता के रूप में बाहर आना है जिसे फिर कभी उच्च दुनिया द्वारा धमकाया नहीं जाएगा। हाँ, जब मुझे बीस्ट वर्ल्ड में भेजा गया था तो ग्रहीय कोर का यही अंतिम लक्ष्य था। अगर मैं अपनी शक्ति का उपयोग करके दुनिया के निवासियों का नरसंहार करने वाले आक्रमणकारियों को सफलतापूर्वक खदेड़ सकता हूं और दुनिया को दिखा सकता हूं कि मेरी शक्ति में क्या संभावनाएं हैं, तो दुनिया में फिर कभी आक्रमणकारियों के प्रकट होने और तबाही मचाने का डर नहीं होगा। ग्रहीय कोर ने पशु जगत को जोखिम भरी योजना के लिए राजी करने में सफलता प्राप्त कर ली थी, और अब इससे भी अधिक पागलपन भरी चीजें घटित होने वाली थीं। मैंने अनगिनत संभावनाओं की गणना की है और सफलता की संभावना बहुत अधिक है, बशर्ते इस कार्य को पर्याप्त समय दिया जाए। हालांकि जब ये सफल हो जाता है तो ये केवल एक दुनिया नहीं होगी जिसके मान भंडार तक आपकी पहुंच होगी। आप वो तलवार होंगे जिस पर अनगिनत छोटी दुनियाएं निर्भर होंगी, क्योंकि हम बहुत लंबे समय से परेशान हैं। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 134 ग्रह। जब ग्रहीय कोर ने कुछ समय में पहली बार मुझसे बात की तो सिस्टम के मुंह से दृढ़ विश्वास और शक्ति से भरे शब्द निकलते रहे। इस बार अधिकांश विषय उन यादों के इर्द गिर्द घूमता रहा जिन्होंने हमें अपने चारों ओर की भव्य तस्वीर देखने और अब से आगे बढ़ने के विभिन्न तरीकों को देखने की अनुमति दी। इस साहसिक कार्य के दूसरे चरण में जाने से पहले मुझे फ्रोजन किंगडम में अभी भी कुछ इवेंट पूरे करने थे। इसके बाद मेरे पास 2 रास्ते थे और मैं सोच रहा था कि मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। सैकड़ों वर्ष पुराने दानव राजाओं की स्मृतियां वास्तव में अब तक प्राप्त किया गया सबसे बड़ा पुरस्कार थी, और वे आगे बढ़ने के 2 बहुत ही स्पष्ट रास्ते दिखा रही हैं, लेकिन मैं ये तय नहीं कर पा रहा हूं कि कौन सा रास्ता चुनूं। मैं जोखिम और लाभ का आकलन कर रहा था और शायद मुझे ये कदम उठाने से पहले किसी और के प्रोत्साहन की आवश्यकता थी। हाँ, 2 सबसे अच्छी संभावनाएं हैं, दानव दुनिया की ओर बढ़ना या अटलांटिस की खोई हुई दुनिया की ओर जाना जहां शक्तिशाली दानव और अन्य प्राणी सर्वोच्च खजाने की तलाश में एकत्र हो रहे हैं। अटलांटिस बहुत जोखिम भरा होगा क्योंकि शक्ति का स्तर बहुत अधिक है, लेकिन पुरस्कार उतने ही अधिक हैं।
दानव राजाओं की यादों से मुझे कई छिपे हुए रहस्य पता थे, खासकर हाल ही में लूटे गए ओरियास के बारे में, जिनके पास और भी शानदार रहस्य थे। वर्तमान में दानव दुनिया के शासकों का एक मुख्य उद्देश्य अटलांटिस की खोई हुई दुनिया में सर्वोच्च खजाना नेपच्यून का त्रिशूल प्राप्त करना था। इसका मतलब था कि उस बड़ी दुनिया में कई शक्तिशाली दानव राजा और दानव भगवान अनियंत्रित रूप से घूम रहे होंगे और उनकी शक्ति का स्तर कुछ भी नहीं था। ये बहुत जोखिम भरा होगा, लेकिन जब तक मैं राक्षसों से भिड़ता रहूंगा और उन्हें मार डालूंगा, मैं उनसे शासक के पदक प्राप्त करना जारी रखूंगा, जिससे मुझे बिना वहां गए भी दानव दुनिया पर सीधा अधिकार मिल गया। जब तक मैं इन पदकों को इकट्ठा करना जारी रखूंगा, साथ ही इस विशाल दुनिया में कुछ और भी शानदार पाने की संभावना के साथ, अटलांटिस अभी के लिए बेहतर रास्ता है। अटलांटिस की खोई हुई दुनिया। एक खतरनाक रोशनी मेरी आंखों से गुजरी जब मैंने उस समय के बारे में सोचा जब मैं उस दुनिया में उतरूंगा और राक्षसों की योजनाओं को फिर से बाधित करूंगा। कुछ समय बीतने के साथ ही विचारों का आदान प्रदान होता रहा और मैंने पूछा कि जिस दुनिया को मैंने कुछ समय पहले पीछे छोड़ दिया था, उसका क्या हाल है। धन्य साम्राज्य और संयुक्त संघ के सभी शिकारी अपने कौशल को जोड़कर रैंकों के माध्यम से आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे। काजुहिको और स्टील मिखाइल ने पहले ही संयोजन से अपना पहला एपिक कौशल प्राप्त कर लिया था, जिससे उन्हें एक बार फिर ताकत के मामले में दुनिया का नेतृत्व करने का मौका मिला। समय बीतने के साथ साथ अन्य शिकारी भी करीब आ रहे थे, लेकिन कुछ दिनों पहले थोड़ी देरी हुई। कई कालकोठरी जिनमें शिकारी गोता लगा रहे थे, स्थायी रूप से नष्ट हो गई क्योंकि राक्षसों ने कालकोठरी में जानवरों की उत्पत्ति को फिर से भरने के लिए कोई और सार प्रदान करना बंद कर दिया। इससे दुनिया भर में धीमी प्रक्रिया शुरू हो गई, जहां हमेशा नारंगी या लाल रंग की चमकने वाली कालकोठरी धीरे धीरे हल्के नीले रंग की हो गई, जब तक कि वे फट नहीं गईं। शिकारी की ताकत बढ़ाने के लिए एक नई प्रणाली शुरू करने की आवश्यकता थी। शिकारी की शक्ति में वृद्धि और भी तेज होगी, क्योंकि मैं जानवरों की दुनिया में मौजूद कालकोठरियों के समान कालकोठरी स्थापित करूंगा। मैंने उन जानवरों और राक्षसों से पर्याप्त सार अवशोषित कर लिया है जिन्हें आपने इन नए कालकोठरियों में उनके संस्करण फिर से बनाने के लिए मार डाला है। जानवरों की दुनिया में रहने वाले प्राणियों को भी कौशल की उसी प्रणाली से लाभ होगा जिसका उपयोग आप नए कनेक्शन के सफलतापूर्वक स्थापित होने के बाद कर रहे हैं। समय से पहले ही कई चीजों पर विचार किया जा रहा था, क्योंकि ग्रह कोर लगातार रणनीति बना रहा था और अपने से जुड़ी हर चीज की ताकत बढ़ाने के लिए नए तरीके प्रस्तुत कर रहा था। मैंने सोचा कि मैं खुद वापस जाऊंगा ताकि कुछ ऐसे चेहरे देख सकूं जो मैंने इस साहसिक कार्य की शुरुआत में देखे थे, लेकिन मैंने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया क्योंकि मैं अगली दिशा में आगे बढ़ने के लिए तत्पर था। मेरे ग्रहलोक में सबसे शक्तिशाली शिकारी पहले से ही एपिक रैंक पर थे और मैं केवल पौराणिक की सीमा को छू रहा था। हमें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था इससे पहले कि हम इस विस्तृत ब्रह्मांड में कुछ हद तक मजबूत माने जा सकें। मैं वापस जाऊंगा और बाकी सभी को देखूंगा जब मैं कुछ और भी शानदार हासिल कर लूंगा। इन सभी घटनाओं के शानदार समापन के अगले दिन एक और दानव राजा को मार गिराया गया और यहाँ तक कि कई दुनियाओं को शामिल करने वाली भव्य योजनाओं की शुरुआत की गई। कल एक और घटनापूर्ण दिन होगा जहाँ एक निश्चित राजकुमारी का राज्याभिषेक हो रहा था। मैंने पहले ही फ्रोजन किंगडम में अपने पदचिह्न छोड़ना शुरू कर दिया था और अभी भी देखना चाहता था कि गणना करने वाली राजकुमारी राज्य का विस्तार करने में कितनी दूर तक जा सकती है। भविष्य में लोगों के समूह का नेतृत्व करने वाले लोगों में से एक के रूप में उसके जैसी क्षमता वाला कोई व्यक्ति शीर्ष पर होना बुरा नहीं था। मेरे गृहलोक और पशुलोक को अभी भी सक्षम नेताओं की आवश्यकता थी और उन्हें चुनने वाले व्यक्ति के रूप में कार्य करना, कम से कम इतना तो कहना ही होगा कि एक रोमांचक भूमिका थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पृष्ठभूमि में घटनाएं घटती रहीं। अगले दिन की सुबह उत्सवपूर्ण रही, क्योंकि राज्य के चारों ओर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी, विशेषकर स्ट्रोई पीक के आसपास जहां भव्य राज्याभिषेक हो रहा था। राज्याभिषेक के साथ ही राक्षसों के पीछे हटने की खबर भी आई, जिससे उन कार्रवाइयों की पुष्टि हुई जो मुझे लगता था कि दानव दुनिया के एक और शासक की वास्तविक मृत्यु के बाद होंगी। ऐसी बहुत सी बातें थीं जो उन्हें नहीं पता थीं और वे अपने लोगों की जान को ऐसे दुश्मन के लिए जोखिम में नहीं डाल सकते थे जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। जब मैंने समारोह होते देखा तो मुझे अपनी योजनाओं की सफलता का एहसास हुआ और मैं मुस्कुराया। एडिलेड ने अपने पिता को राजा के ताज पर बने रहने के लिए छोड़कर उसी शिखर पर बने रहने का फैसला किया। वो केवल अधिकार चाहती थी और अब उसे वह मिल रहा था। इसके बाद कोई केवल कल्पना कर सकता है कि फ्रोजन किंगडम कितनी तेजी से विकसित हो सकता है। स्ट्रोई पीक के मध्य में स्थित जागीर के एक बड़े हॉल में महत्वपूर्ण व्यक्ति खड़े होकर देख रहे थे कि राजा रोक एडिलेड के सिर पर प्रतीकात्मक मुकुट रख रहे हैं। जैसे ही मुकुट उसके सिर पर लगा, EPIC कमांडरों में से एक की जोरदार आवाज गूंजी, महारानी को सादर प्रणाम, महारानी को सादर प्रणाम। वो
फ्रोजन किंगडम में सभी प्राणियों ने जयकारे लगाए और विस्मय व्यक्त किया जब उन्होंने देखा कि उनका पुराना राजा पीछे हट गया और नई रानी को सहारा दिया। भले ही पुराने राजा ने इसे लोगों के लिए एक विकल्प नहीं बनाया था, लेकिन लगभग सभी ने सर्वसम्मति से अभिषेक के साथ सहमति व्यक्त की, क्योंकि जिस व्यक्ति को शासक बनाया जा रहा था वो उन्हें चमत्कारिक रूप से अकाल से बचाने वाला था और इसे फैलने से पहले ही खत्म कर दिया था। इस तरह की शक्ति के साथ उन्होंने देखा कि उनकी भूमि उसके बाद सही दिशा में आगे बढ़ रही है। राइसों और शूरवीरों ने खुद को नए शासक के सामने घुटने टेकते हुए पाया, क्योंकि फ्रोजन किंगडम के लिए एक नया अध्याय शुरू हुआ। नई रानी ने अपने पिता की ओर कृतज्ञता से देखा और अपने नीचे खड़े लोगों को देखा। मनुष्य और जानवर जमीन पर घुटने टेककर उसके सामने समर्पण कर रहे थे और फिर भी उससे कोई उत्साह महसूस नहीं हुआ। अभी सिर्फ एक व्यक्ति था जिसे वह देखना चाहती थी और उसके साथ समय बिताना चाहती थी, क्योंकि उसका अंतर्ज्ञान उसे एक पूर्वाभास दे रहा था। उसने अभी अभी एक दानव राजा का पता लगाने में उसकी सहायता की थी और उसके पतन में योगदान दिया था, जिसके तुरंत बाद महाद्वीप को उसके पीछे हटने की खबर मिली। वह समझदार थी और जानती थी कि इन दो तीव्र घटनाओं के बीच एक संबंध होना चाहिए, यह महसूस करते हुए कि आदरणीय महोदय ने संभवतः कुछ और भी अविश्वसनीय किया था जिसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। राक्षसों के पीछे हटने के साथ साथ कृषि क्षेत्र के प्रचुर विस्फोट के साथ राज्य के विस्तार की योजनाओं के कारण उसे बहुत अच्छा महसूस होना चाहिए और भविष्य की ओर देखना चाहिए। तो फिर उसे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वो कुछ खोने वाली है। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 135। छाया में एक राजा। अभी भी बहुत से काम किए जाने बाकी थे और मैं कल होने वाली किसी शानदार चीज की प्रतीक्षा कर रहा था, जहां मुझे आध्यात्मिक भूमि के अगले स्तर को देखने का मौका मिलेगा। बर्फ की बेलें कल पूरी तरह से परिपक्व और पक गई थीं और प्रचुर मात्रा में थी, जिसे कई जानवर उभरते किसान के प्रभाव के कारण खा सकते थे। फल विशेष रूप से आध्यात्मिक भूमि पर जानवरों की रंग बढ़ाने के लिए बनाए गए थे और उनके प्रभाव स्पष्ट थे। पिछले दिन जब उनका उपभोग और अवशोषण शुरू हुआ, सम्राट पेंगुइन स्नो वाइट से कई फलों का सेवन करने के बाद सफलतापूर्वक लीजेंडरी तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। आगे बढ़ने के साथ उसका आकार थोड़ा बड़ा और अधिक सघन हो गया। उसके शरीर पर चिकना फर और भी चमकदार हो गया क्योंकि अभिमानी हवा वापस आ गई। उसका मूल पहले से ही घायल था और फिर भी वह सबसे पहले अगले रैंक की ओर बढ़ने वाला था। उसके रवैये को छोड़कर मैं इस बात से खुश था क्योंकि उसके जैसे अधिक प्रतिभाशाली जानवर दिखाई दिए। मैं आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद आध्यात्मिक भूमि को उतनी ही तेजी से उन्नत कर सकता था। एक शर्त जो पूरी होने वाली थी वह थी आध्यात्मिक भूमि में जन्मे जानवरों का महान बनने के लिए आगे बढ़ना। पहली शर्त पूरी होने से पहले 5 जानवरों को इस परिवर्तन से गुजरना था। दूसरी शर्त के लिए मैंने इसके बारे में सोचते हुए मुस्कुराया और बड़े हॉल से हलचल सुनी जो उत्सव से भरा हुआ था। राज्याभिषेक के कुछ घंटे बाद ही मैंने घूंघट ओढ़कर अंधेरे में यह नजारा देखा। जश्न रात भर चलता रहा, लेकिन नई रानी कुलीनों की भीड़ से उठकर हॉल से बाहर निकली, जबकि उनका नेतृत्व एक शानदार गार्ड कर रहा था। एडिलेड की अपनी रैंक को जल्द ही बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि मैंने पहले ही उसे प्रचुर मात्रा में एपिक कोर, पवित्र राय और यहाँ तक कि स्नो वाइन के फलों तक पहुँच प्रदान कर दी थी, जो आध्यात्मिक भूमि में पैदा नहीं हुए प्राणियों पर बहुत कम प्रभावी थे। रानी के चेहरे पर हल्की सी खुशी झलक रही थी जब मैंने उनकी आवाज अपने कान के पास चुपचाप गूंजती सुनी। आदरणीय महोदय, कृपया आप मेरे पीछे आएं। रानी ने आराम करने के बहाने अपने भव्य कमरे में प्रवेश किया तो गार्ड पीछे छूट गए। शैडो गार्ड्स ने अपनी छुपी हुई स्थिति ले ली क्योंकि नवगठित एपिक गार्ड बंद दरवाजों के सामने खड़ा था। मेरी आकृति उस भव्य कमरे में चमक उठी और मेरी मुलाकात बर्फीली रानी के सामने हुई, जिसके चेहरे पर एक जटिल भाव था। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ हासिल कर लिया है और फिर भी उसी समय मैं कुछ और महसूस कर रहा हूँ जिसे मैं समझा नहीं सकता। ऐसा लग रहा था कि वो बोलते समय कई चीजों के बारे में सोच रही थी। उसकी नज़र मेरे शांत चेहरे पर पड़ी और वह और भी परेशान हो गई। ऐसा लग रहा था कि उसने अपना मन बना लिया था। वह बहादुरी से आगे बढ़ी और मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई। मैं इस भावना से छुटकारा नहीं पा सकता, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा है जो मैं कर सकता हूँ। मैं उसे तीसरी या चौथी बार उठने के लिए कहने ही वाला था क्योंकि वह पहले भी ऐसा कर चुकी थी। तभी उसकी अगली हरकतों ने मुझे चौंका दिया। उसके गोरे हाथ पीछे की ओर बढ़े और उसने अपनी भव्य सफेद पोशाक खोल दी। ये पोशाक उसके शरीर से नीचे सरक गई और उसने अपनी आंखों में दृढ़ विश्वास के साथ मेरी ओर देखा। मेरे राजा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आध्यात्मिक भूमि में एक शक्तिशाली सम्राट पेंगुइन अपनी चोंच ऊंची उठाए अपने भाइयों की उन्नति की देखरेख कर रहा था। लंबा सफेद मांबा अपने चारों ओर कुंडली मार रहा था और उसके शरीर से एक सफेद रोशनी निकल रही थी। स्नो वाइन्स से इतने सारे नीले सोने के फलों को अवशोषित करने के बाद उसकी सफलता आसन थी।
ये फल इस आध्यात्मिक भूमि में पैदा हुए इन जानवरों के लिए अगले स्तर के कोर्स से भी कई गुना बेहतर थे। आमतौर पर उन्हें प्राप्त करना बेहद दुर्लभ होता, क्योंकि उन्हें परिपक्व होने और पकने में करीब 8 महीने लगते थे। जब वे पकते भी थे तो उनका उत्पादन बेहद कम होता था। फिर भी नवोदित किसान ने इस सारे तर्क को धराशायी कर दिया था। अब जमे हुए पठार आध्यात्मिक भूमि पर बहुत सारे फल उग रहे थे और नीले और सुनहरे रंग में चमक रहे थे, जहां एपक जानवरों को अपने स्वामी की अनुमति से अपनी पसंद का फल चुनने का मौका मिला, और यहां तक कि एस रैंक वाले नेताओं को भी अपना हिस्सा मिला। चिकने पेंगुइन ने इस अविश्वसनीय वृद्धि को देखा जो आध्यात्मिक भूमि की सभी संभावनाओं के बावजूद कभी संभव नहीं होनी चाहिए थी। उसने श्वेत मांबा, पंखों वाली मकड़ी तथा कई अन्य जानवरों को देखा जो अपने अनुभव का उपयोग करने तथा विशेष रूप से उनके लिए तैयार किए गए खजानों को अवशोषित करने के बाद अगले रैंक तक पहुंचने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे थे। शायद उसका मालिक इतना बुरा नहीं था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक ऐसा दृश्य जो कई लोगों को चौंका सकता है, वह एक भव्य कमरे में घटित हो रहा था, जहां झांकने वाली आंखों को रोकने के लिए अवरोधक लगाए गए थे। एक युवती एक पुरुष की छाती पर अपना सिर रखे हुए थी और छाती से पेट की मांसपेशियों तक उभरी हुई रेखाओं को देख रही थी, जबकि उसकी क्रिस्टल जैसी आंखें धुंधली लग रही थीं। तुम नहीं रुकोगे, है ना? सहज रूप से एडिलेड को समझ में आ गया था कि उसके मन में क्या आशंका बनी हुई थी। सब कुछ सही रास्ते पर लग रहा था, आक्रमणकारी पीछे हट रहे थे और उनका राज्य अत्यधिक विकास और विस्तार की ओर बढ़ रहा था। फिर भी जब हम उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं जिसके हाथों ने ये सब संभव बनाया, तो वह इस समय इस सब में कहाँ फिट बैठता है? क्या वह रुकेगा, आनंद लेगा और जो कुछ उसने हासिल किया है उसके पुरस्कारों पर खुश होगा? पिछले कुछ हफ्तों से एडिलेड कई दिनों से उसके आसपास थी और उसे उसकी मानसिकता का कुछ अंदाजा था, भले ही वह थोड़ा बहुत ही क्यों न हो। उस व्यक्ति ने ये शब्द सुने और उसकी आंखें छत की ओर घूरने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना है। मैं फिर भी आऊंगा, अभी बहुत सारे काम किए जाने हैं, और जो लोग अभी लड़ाई से पीछे हट गए हैं उन्होंने भी बस यही किया है, बस पीछे हटना है। खतरा अभी भी मौजूद है। कुछ देर तक चुप्पी रही, क्योंकि लड़की सिर्फ मांसपेशियों की रेखाओं को देखती रही। तुम हमेशा यहीं रह सकते हो, आराम करो और आराम करो। देखो कि तुमने जो कुछ बनाना शुरू किया है वह कैसे एक खूबसूरत चीज में बदल जाता है। मैंने तुम्हें वह साम्राज्य भी नहीं दिया जिसका मैंने वादा किया था, दुनिया तो दूर की बात है। नूर ने इन शब्दों पर एक रहस्यमयी मुस्कान दी और जवाब दिया, मैं अभी आराम कर रहा हूँ और मेरे लिए यही काफी है। मैं देखूंगा कि जब भी मुझे समय मिलेगा मैं इस तरह आराम कर सकता हूँ या नहीं। रात काफी लंबी थी, कई लोग भविष्य के बारे में सोचते हुए समय बिता रहे थे, जबकि वर्तमान में पूरी तरह से नहीं जी रहे थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगले दिन सुबह सुबह फ्रोजन किंगडम के आसमान में कुछ जादुई हो रहा था। आसमान में तैरती 4 चोटियों के बीच में एक 5वीं चोटी उभर आई थी। जानकार लोग इस चोटी को स्काईपैक नेस्ट के रूप में पहचान पाएंगे, जो कुछ समय पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी, जबकि अन्य लोग इसे देखकर सदमे में थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे आकाश सफेद और नीले रंगों में चमक रहा है और असीम सार आकाश में एकत्रित होने लगा है। आध्यात्मिक भूमि के केंद्र में नूह 5वें जानवर को देख रहा था, जिसे स्नो वाइन से अत्यधिक मात्रा में फलों का सेवन और अवशोषण करके सफलतापूर्वक पौराणिक स्तरों पर पदोन्नत किया गया था। इस प्रक्रिया में केवल कुछ ही दिन लगे थे, लेकिन उन्होंने 5 पौराणिक शक्तियों के उत्थान के शानदार परिणाम प्राप्त किए। ये संख्या चौंकाने वाली थी, क्योंकि जमे हुए पठार आध्यात्मिक भूमि पर अभी भी 10 अन्य महाकाव्य जानवर थे जिन्होंने समान खजाने खा लिए थे और जल्द ही उन्हें तोड़ने की प्रतिभा हो सकती थी। रैंक एस नेताओं का उल्लेख नहीं करना चाहिए जो समान परिणाम प्राप्त करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। यदि आप दानव राजा ग्रेमोरी जैसे किसी व्यक्ति की ताकत को ध्यान में रखते हैं, जो दानव दुनिया के शासकों में 56वें स्थान पर था और अपने अद्वितीय कौशल के साथ 3 पौराणिक प्राणियों के बराबर शक्ति रखता था, तो आप आध्यात्मिक भूमि के खजाने को देखकर और भी अधिक चकित हो जाएंगे। यह इस तरह के पावरहाउस को जन्म दे सकता है, लेकिन यह आमतौर पर कभी भी इतना विस्फोटक नहीं था। बडिंग फॉर्मर जो अनुचित कौशल था, उसने इस घटना को संभव बनाया जिसने मानदंडों को चुनौती दी और कुछ ही दिनों में 5 महान प्राणियों का निर्माण किया। हाँ, ये वो जानवर थे जो अपने स्तर पर शीर्ष प्रतिभा वाले थे और उन्हें सफलता पाने के लिए बस प्रेरणा और ऊर्जा की जरूरत थी। हाँ, शायद उनके जैसे प्रतिभाशाली कोई और नहीं होगा जो उतनी तेजी से आगे बढ़े जितना कि वे थे। लेकिन यह अभी भी 5 महान जानवरों की वास्तविक उन्नति थी। यह अभी भी उस गति से चौंका देने वाला होगा जिस गति से इसे हासिल किया गया। सौम्य सम्राट पेंगुइन और घातक श्वेत मांबा, पंखों वाली मकड़ी, खिम तेंदुआ और पंखों वाला गोल्डन ईगल, जो सर्वोच्चता के परीक्षण में भाग नहीं लेने वाले महाकाव्य जानवरों में से था,
सभी गर्व से खड़े थे क्योंकि वे आध्यात्मिक भूमि के चारों ओर देख रहे थे जो उत्साह में कांप रही थी। आध्यात्मिक भूमि के अगले स्तर पर अपग्रेड करने के लिए पहली आवश्यकता अब पूरी हो गई थी। भूमि से ही पैदा हुए 5 जानवर पौराणिक रैंक तक पहुंच गए थे। अब दूसरी आवश्यकता आई। यह एक ऐसी आवश्यकता थी जो कई जानवरों को चकमा दे गई और जिसके कारण उनकी आध्यात्मिक भूमि कई वर्षों तक दूसरे स्तर पर अटकी रही। यह आध्यात्मिक भूमि के स्वामी पर निर्भर एक आवश्यकता थी, क्योंकि न केवल उसमें पैदा होने वाले जानवर ही मजबूत होने चाहिए, बल्कि उसका स्वामी भी मजबूत होना चाहिए। सरल शब्दों में, दूसरी आवश्यकता के अनुसार आध्यात्मिक भूमि के स्वामी को पर्याप्त शक्तिशाली होना चाहिए तथा उसके पास मन का एक बड़ा भंडार होना चाहिए, जिसे पौराणिक अवस्था में कई लोग अगले स्तर के परिवर्तन को उत्प्रेरित करने के लिए प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं। नूह के मुंह से हल्की सी हंसी निकली और वह अपने हाथों को हवा में उठाए बिना नहीं रह सका और अपने चारों ओर सार के विस्फोट को देखने लगा। सोफिया की आकृति उसके बगल में शांति से खड़ी देखी जा सकती थी, जो मंत्रमुग्ध होकर यह शो देख रही थी। नूह ने उत्साह से अपने चारों ओर देखा और ये देखने के लिए इंतजार किया कि जानवरों की दुनिया का यह अनोखा खजाना भविष्य में उसके लिए क्या आश्चर्य लेकर आएगा। इसने उसे कई दुनियाओं में और भी अनोखे खजानों की तलाश करने की एक अदम्य इच्छा दी। उसने अपने बेहद जोखिम भरे गंतव्य के बारे में सोचा जो अटलांटिस की खोई हुई दुनिया थी जहां वह आगे जाएगा। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां कई मूलों से कई शक्तिशाली लोग उतरे थे क्योंकि वे सभी इस बड़ी दुनिया के सर्वोच्च खजाने नेपच्यून के त्रिशूल की तलाश में थे। जिन 2 दैत्य राजाओं को उसने लूटा था, उनकी यादों से वह जो दैत्य जगत में सभी दैत्यों के ऊपर खड़ा था, वह भी इस संसार में अपनी शक्तियों की खोज और उन्हें मजबूत करने में लगा हुआ था। एक अत्याचारी शक्तिशाली प्राणी जो उसका शत्रु था के विचार से नूह का हृदय उत्साह से धड़कने लगा। उसके मन में अनेक विचार और कल्पनाएं आने लगी जब वह एक तृतीय स्तरीय आध्यात्मिक भूमि के जन्म और उसके द्वारा आरंभ किए जाने वाले नए कार्यों को देख रहा था। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 136 टियर 3 आध्यात्मिक भूमि। बर्फीले राज्य के आकाश में उपस्थित सार समूह की धड़कनें बढ़ गई थी, क्योंकि बूढ़ा राजा और कई अन्य लोग इस विशाल तैरते हुए भूभाग को सावधानी से देख रहे थे। स्ट्रोई पीक पर अपने विशेष रक्षकों से घिरी हुई रानी को शांतिपूर्वक खड़े देखकर कई लोग शांत हो गए, क्योंकि इसके तुरंत बाद उन्हें ये संदेश दिया गया कि उनमें से किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उनके सामने का दृश्य शानदार था, कम से कम इतना तो कह ही सकते हैं, क्योंकि वे इस तैरते हुए भूभाग को देख रहे थे जो प्रकाश से स्पंदित हो रहा था, मानो वह फैलना चाहता हो। परिवर्तन जारी रहने के साथ ही आध्यात्मिक भूमि के चारों ओर नीले और सफेद रंग का मिश्रण घूमता रहा। जमे हुए पठार आध्यात्मिक भूमि में जानवर उत्साह से आगे बढ़ रहे थे क्योंकि वे अगले स्तर के उन्नयन को देख रहे थे। मन की सभा ने नए जानवरों के जन्म को नग्न आंखों से देखा जा सकता था। नूह आध्यात्मिक भूमि प्रबंधन के अंतर्गत लगातार बदलते पैनल को देख रहा था क्योंकि वह निरंतर प्रक्रिया को देख रहा था। उससे उत्प्रेरण हो चुका था और अब जो कुछ बचा था वह ये था कि प्रक्रिया के पूरा होने तक प्रतीक्षा करनी थी। जैसे जैसे अद्वितीय कौशल के अंतर्गत पैनल बदलता गया, सार एकत्रित होता गया और शीघ्र ही आध्यात्मिक भूमि के स्तर को सूचीबद्ध करने वाले भाग में संख्या 3 प्रकट हो गई। प्रक्रिया के पूरा होने पर चारों ओर एक चमकदार नीली और सफेद रोशनी चमक उठी, जैसे कि एक बिल्कुल नई आध्यात्मिक भूमि आसमान में खड़ी थी। आकार थोड़ा बड़ा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये दबाव का एहसास करा रहा था क्योंकि यह अपने नीचे के प्राणियों के सिर के ऊपर था। जानवर खुश हो गए क्योंकि उनके घर को उन्नत किया गया था, जिसका मतलब था कि समय बीतने के साथ भविष्य में उन्हें अपनी ताकत बढ़ाने के और भी अधिक अवसर मिलेंगे। नूह ने अपने आसपास हो रहे बदलावों को देखते हुए उत्सुकता से आध्यात्मिक भूमि प्रबंधन पैनल को देखा। आध्यात्मिक भूमि प्रबंधन। जमे हुए पठार 3 जानवर FXXX, AXXX, D24650, C9432, B5436, A465, S85, Epic 15, Legendary -5। पौधे व्हाइटफॉल ट्री, स्नो वाइन, सिक्रेट ड्राई। रोपण के लिए उपलब्ध आइस फायर परसिमोन, पिग्मी मैलन। विशेषताएं आकार विनियमन, अनलॉक आंदोलन, अनलॉक एंकर, अनलॉक बूस्ट परिवेश, अनलॉक वास्तुकला, अनलॉक जमे हुए अवरोध, अनलॉक आक्रामक युद्धाभ्यास, लॉक @ ईमेल प्रोटेक्टेड प्रतिशत लॉक समय फैलाव, लॉक ईमेल प्रोटेक्टेड $, लॉक। अपग्रेड शर्तें पूरी नहीं हुई $% फ्रोजन पठार आध्यात्मिक भूमि के उन्नयन के साथ 3 नई सुविधाएं अनलॉक हो गई थीं। नूह ने उस पर नजर डाली जिस पर वो नजर गड़ाए हुए था जब उसने फ्रोजन किंगडम के केंद्र में उन्नयन होने दिया था। यह एक ऐसा फीचर था जो सीधा सादा लग रहा था, बस बूस्ट सराउंडिंग्स। तो इसका आसपास के माहौल पर क्या असर हुआ? जैसे ही नूह ने पैनल में मौजूद फीचर पर क्लिक किया, उसके शरीर में भारी मात्रा में मान प्रवाहित हुआ,
उसकी आकृति आध्यात्मिक भूमि के आंतरिक भागों से दूर चमक उठी और परिवर्तन को देखने के लिए आसमान में ऊपर प्रकट हुई। नीली और सफेद रोशनी जो अभी अभी धीमी हुई थी पुनः चमकने लगी। इस बार यह चारों ओर की 4 चोटियों के साथ साथ नीचे जमे हुए राज्य के एक हिस्से को भी घेरने लगी। नीली और सफेद रोशनी प्रभावित भूमि के हर कोने में फैल गई और एक नया वातावरण छोड़ गई, क्योंकि यह जल्द ही आध्यात्मिक भूमि में वापस चली गई। लोगों को लगा कि जिस भूमि पर वे थे वह बहुत अलग लगने लगी थी, क्योंकि हवा में सांस लेना आसान हो गया था और वे अपने आसपास सार का एक सघन संग्रह महसूस कर सकते थे। राज्य के चारों ओर फैली कई एकड़ जमीन पर अभी तक काटी जाने वाली फसल पहले से कहीं ज्यादा चमक रही थी, क्योंकि जमीन भी बूस्ट सराउंडिंग्स से प्रभावित लग रही थी। नूर ने उस व्यापक बफ के परिणामों को देखा जो हजारों मील तक फैला हुआ लग रहा था, क्योंकि वह एक बार फिर आध्यात्मिक भूमि के प्रभावों से चौंक गया था। यह विशेषता जो अपने आसपास के वातावरण में सत्व की सांद्रता को बढ़ाती है, समय के साथ सक्रिय बनी रहती है तथा लगभग 2 महीने बाद इसकी प्रभावशीलता कम हो जाती है। एडिलेड को सुरक्षाकर्मियों ने घेर रखा था, जो अचंभित होकर इधर उधर देख रहे थे। उसने सोचा था कि वह इससे अधिक आश्चर्यचकित नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह गलत थी। विस्मय और आश्चर्य के अलावा उसके मन में अभी भी उदासी थी, क्योंकि यह एक अलविदा उपहार लग रहा था, भले ही अलविदा संक्षिप्त हो और वह जल्द ही वापस आ जाए। आसमान में नूर की आकृति चमक उठी और बूस्ट सराउंडिंग्स के प्रभावों को देखने के बाद आध्यात्मिक भूमि के अंदरूनी हिस्सों में फिर से प्रकट हुई। अगली विशेषता जिसे वह आजमाना चाहता था वह थी वास्तुकला। एक और साधारण नाम, लेकिन निस्संदेह वह इस बात से हैरान होगा कि यह क्या करता है। इस सुविधा पर क्लिक करने से यह विस्तृत हो गई और आध्यात्मिक भूमि प्रबंधन के उपयोगकर्ता को जो करना था उसके लिए विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला दे दी गई। जब यह वास्तुकला कहता था तो इसका वास्तव में यही मतलब था। भव्य इमारतें जो पूरे फ्रोजन किंगडम में देखी जा सकती थीं, खुद को नीले होलोग्राफिक प्रारूप में दिखा रही थीं, लेकिन वे केवल यही नहीं थीं। गगनचुंबी इमारतें, घर और अन्य आधुनिक इमारतें जो निश्चित रूप से बीस्ट वर्ल्ड से नहीं थीं, उन्हें भी चुनने के लिए विकल्प के रूप में संभव था, जिससे उन्हें क्या करना है इस पर कई विकल्प मिल गए। इसके अलावा ये शास्त्रीय और गॉथिक वास्तुकला भी थी, जिन्हें उसने अतीत में केवल अपने गृह विश्व में ही देखा था। कई संभावनाएं थीं, लेकिन उन्होंने पहले एक साधारण से घर से शुरुआत की और एक आधुनिक घर का चयन किया जिसे आप केवल बेहद अमीर लोगों के पास ही खरीद और इस्तेमाल कर सकते हैं। होलोग्राम के चयन ने सार को हवा में उछाल दिया, क्योंकि आध्यात्मिक भूमि की बर्फीली भूमि पर एक संरचना खड़ी की जा रही थी। मिट्टी, पेड़ और उसके आसपास की हर चीज इस्तेमाल की हुई लगती थी। जैसे जैसे वे प्रकाश के कणों में फीके पड़ते जा रहे थे और कुछ नया जो नंगी आंखों से दिखाई दे रहा था, बन रहा था। नूर ने आश्चर्य से देखा कि कैसे एक सुंदर और परिष्कृत आधुनिक घर उसकी आंखों के सामने खुद ही बन गया। घर में 3 मंजिलें थीं और ऐसा लग रहा था कि यह ज्यादातर मजबूत कांच और कंक्रीट से बना है। घर के चारों ओर छोटे छोटे व्हाइटफॉल ट्री लगे हुए थे, जिससे घर के चारों ओर की जमीन समतल हो गई थी। ऐसा लगा जैसे वह किसी पुराने समय में वापस लौट आया हो, जब वह घर के दरवाजे के पास से गुजरा और अंदर गया। घर में ठंडी हवा बह रही थी, क्योंकि लिविंग रूम में आलीशान मुलायम चमड़े के सोफे एक सममित संरचना में रखे हुए थे। एक आयताकार संरचना को ऊपर उठाया गया था, जिसके ऊपर नीली लपटें खूबसूरती से लहरा रही थीं, जिससे कमरे को एक शांत रूप मिल रहा था। घर के दूसरे हिस्से में एक साधारण शैली की रसोई थी जो आसानी से चमक रही थी, जिसमें एक बड़ा फ्रिज और अन्य संरचनाएं दिख रही थीं जो आप आमतौर पर इस तरह की दुनिया में नहीं देखते। दूसरे स्तर पर बड़े बिस्तरों वाले कई कमरे थे जो कोमलता की चीख लगाते प्रतीत होते थे। प्रत्येक कमरे की अपनी निजी बालकनी थी, जिसके चारों ओर प्रबलित कांच लगा हुआ था। तीसरी मंजिल पर कमरों का एक बड़ा विस्तार था, क्योंकि एक कांच का पूल वर्तमान में इस सबसे ऊपरी मंजिल के आधे से अधिक हिस्से को कवर कर रहा था। पूल में भाप और बुलबुले साफ पानी से नाच रहे थे और लोगों को आने और आनंद लेने के लिए आमंत्रित कर रहे थे। नूर ने अपने आसपास के इस आश्चर्यजनक दृश्य को देखा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसे अभी भी यह समझना बाकी था कि उसके प्रबंधन कौशल और उसके पास मौजूद आध्यात्मिक भूमि कितनी हास्यास्पद हो सकती है। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 137 आगे बढ़ना। अभी भी बहुत सी चीजें जांची जानी बाकी थीं, क्योंकि जिन पर गौर किया गया वे लगातार और भी अधिक आश्चर्यजनक चीजें लेकर आ रही थीं। ऐसे नए पौधे थे जो निस्संदेह देखने में और भी शानदार प्रभाव वाले होंगे। साथ ही तीसरी विशेषता जो अनलॉक की गई थी वह थी फ्रोजन बैरियर। ऐसा लग रहा था कि आर्किटेक्चर के साथ खेलने के लिए काफी समय देना होगा, लेकिन बाद में ऐसा हो सकता है। नू अपने दिमाग में बनाए गए अगले कदमों की ओर बढ़ने से पहले एक आखिरी फीचर की जांच करना चाहता था। उसने आखिरी फीचर फ्रोजन बैरियर पर क्लिक किया, क्योंकि उसे लगा कि सार की भीड़ फिर से फूट पड़ी है।
इस बार ये रूनिक सिगिल्स में बदल गया, जो आध्यात्मिक भूमि के चारों ओर एक गोलाकार संरचना में दिखाई दिया। नीले चिन्ह चमक रहे थे और उनमें जटिल रेखाएं थीं जो एक दूसरे से जुड़ रही थीं और चारों ओर फैली हुई थीं और एक साथ मिलकर एक विशाल जाल बना रही थी जो आध्यात्मिक भूमि के संपूर्ण क्षेत्र को ढक रहा था, जो एक शहर से भी बड़ा था। जब हर एक रूनिक सिगिल जुड़ा तो आध्यात्मिक भूमि पर एक पारदर्शी नीली ढाल बन गई। इसने चारों ओर एक हल्की नीली रोशनी बिखेरी, जिससे तैरता हुआ भूभाग और भी शानदार दिखाई देने लगा। ये जमे हुए अवरोध आध्यात्मिक भूमि की एक विशेषता थी, जो एक सुरक्षात्मक अवरोध की अनुमति देती थी, जो पौराणिक अवस्था में मौजूद लोगों के अधिकांश हमलों से बचाव करती थी। यदि आप अपने आध्यात्मिक देश में कछुए की तरह एक खोल में छिप जाते हैं, तो अवरोध केवल तभी टूटेगा जब हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक कि इसे बनाए रखने के लिए इस्तेमाल की जा रही ऊर्जा के भंडार खत्म न हो जाएं। नूह ने अपने चारों ओर मजबूत अवरोध को देखा और फिर 1 मिनट के बाद देखा कि यह कैसे फीका पड़ने लगा। यह एक ऐसा अवरोध था जो पौराणिक प्राणियों के हमलों को रोकने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। जब तक कि मन प्रदान किया जाता था, यह अपने प्रतिबंधों के बिना नहीं आ सकता था। फ्रोजन बैरियर को हर 24 घंटे में केवल एक बार सक्रिय किया जा सकता था और इसने आध्यात्मिक भूमि के आक्रमणकारियों के खिलाफ एक पूरे मिनट के लिए अंतिम सुरक्षा प्रदान की, इससे पहले कि 24 घंटे बाद रूनिक सिगिल दूसरे उपयोग के लिए फीके पड़ जाएं। नूह इस शानदार बचाव पर मुस्कुराया जब उसकी नज़र आध्यात्मिक भूमि के चारों ओर के पौराणिक जानवरों पर गई। वे अब सबसे खुश थे और जोश के साथ घूम रहे थे। जैसे ही वह चलना शुरू करता, वह उन्हें काम पर लगा देता। बाद में वह अन्य नई चीजों की जांच करेगा, क्योंकि उसके हाथ एक बार फिर आध्यात्मिक भूमि की ओर बढ़ रहे थे, इस बार आकार विनियमन का उपयोग करते हुए, क्योंकि भव्य तैरता हुआ भूभाग नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति के साथ छोटा हो गया था। भूमि का भाग इतना सिकुड़ गया कि उसे उसके हाथों की हथेली पर रखा जा सकता था, क्योंकि छिपा हुआ नूह जो केवल एक निश्चित रानी की ओर एक चकाचौंध करने वाली रोशनी के रूप में दिखाई दे रहा था। उसने आध्यात्मिक भूमि को खुद से जोड़ने के लिए लंगर का इस्तेमाल किया। फिर वह उत्साह से आगे बढ़ा, क्योंकि उसने एक नया कौशल सक्रिय किया जो समय बीतने के साथ उसे और भी आगे बढ़ाने के लिए उसके मुख्य कार्यों में से एक बन गया, स्थानिक यात्रा। अद्वितीय कौशल अनिवार्य रूप से एक उन्नत टेलीपोर्ट था, बस बहुत कम प्रतिबंधों के साथ बहुत बेहतर था। इस कौशल की खास बात यह थी कि यह आपको उस स्थान पर स्थानांतरित करने की अनुमति देता था जिसे आपने देखा था। जब तक आप किसी स्थान पर गए हैं और उसे देखा है, तब तक आप अपनी इच्छानुसार वापस जा सकते हैं। आप जितनी अधिक दूरी तय करना चाहते हैं, आपको अपने दिमाग में जो स्थिति थी उसे लाने के लिए कौशल को सक्रिय करने से पहले आपको उतने ही अधिक मन की आवश्यकता होगी। इस कौशल ने ओरियास के लिए कई पागलपन भरे काम करना संभव बना दिया, जिनमें से एक था अपनी इच्छानुसार दुनिया भर में यात्रा करना। उसने दुनिया भर में जाने के लिए प्लेन क्रिस्टल बनाने और इस्तेमाल करने की बजाय बस वहां पहुंचने के लिए अपने कौशल का इस्तेमाल किया, और अब नूह भी यही करेगा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी जब वह उस क्षेत्र के बारे में सोच रहा था जहां वह कुछ समय पहले था। अद्वितीय कौशल स्थानिक यात्रा सक्रिय होने पर चकाचौंध करने वाली लाल रोशनी चमक उठी और नूह की आकृति चमककर गायब हो गई। जैसे ही ये दिखाई दिया, वैसे ही ये तैरता हुआ भूभाग जमी हुई दुनिया के आसमान से गायब हो गया। इसके पीछे केवल एक चीज बची थी, वह था बढ़ा हुआ वातावरण जिसमें सार की उच्च सांद्रता थी, साथ ही इसे देखने वालों का विस्मय और अचंभित होना। चारों चोटियां और बर्फ से प्रभावित भूमि चमक उठी। बूढ़े राजा ने अपने राज्य की ओर देखा और उसे शांति का आभास हुआ, जबकि नव अभिषिक्त रानी उदास भाव से आसमान की ओर देख रही थी। नूह ने इन सभी घटनाओं के बारे में बात की थी और बताया था कि कैसे वह जल्द ही आगे बढ़ना शुरू कर देगा। उसके बाद वह नियमित रूप से वापस आकर देख सकेगा कि चीजें कैसी चल रही हैं। निकट भविष्य में कोई भी दुश्मन नहीं आएगा, और अगर कोई दुश्मन आया भी तो उसने वादा किया था कि वह पलक झपकते ही वापस आ जाएगा। लेकिन अगर उन्हें बचाने के लिए कोई खतरा नहीं था, तो वह वास्तव में वापस आने के लिए कब समय निकालेगा? क्या यह 1 सप्ताह, महीना या उससे भी अधिक होगा? उससे कई महाकाव्य कोर और कुछ पौराणिक कोर याद आए जो उसने उसके लिए छोड़े थे ताकि वह जो चाहे कर सके। जब ये विचार उसके मन में आए तो नई रानी के चेहरे पर उदासी की झलक थी। छाया रक्षक रात्रि अपनी महिला को जटिल भाव से देख रही थी, क्योंकि उसने पाया कि जिसकी वह सेवा करती थी वह पहले से कहीं अधिक भावनाएं प्रदर्शित कर रही थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। खास तौर पर आज ऐसा क्या हुआ था जिससे वह एक नई महिला की तरह लग रही थी? उसके सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि सच कुछ ऐसा था जो उसके दिमाग में भी नहीं था। वह आदरणीय महोदय की गतिविधियों के बारे में बहुत कम जानती थी, लेकिन अभी जो चमत्कार हुआ वह निश्चित रूप से उनके हाथों से हुआ था। अब वे उन्हें फिर कब देख पाएंगे?
जिस समय ये विचार छाया रक्षक के मन में आ रहे थे, उसी समय महाद्वीप के किसी अन्य स्थान से एक ज्वलंत लाल प्रकाश आकाश को पार करते हुए हिम साम्राज्य की ओर आ रहा था। इंपीरियल फीनिक्स, जिससे नूह मिला था और जिसने उसे आध्यात्मिक भूमि प्राप्त करने में सहायता प्रदान की थी, ये जांचने के लिए आ रहा था कि इस मानव ने कितनी प्रगति की है, साथ ही दानव राजा के साथ उसके टकराव को समझने के लिए, और यह कैसे राक्षसों की अपनी दुनिया से वापसी से जुड़ा था। उसके दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे, लेकिन उन्हें जल्द ही जवाब नहीं मिलने वाला था, क्योंकि जिस व्यक्ति को वह ढूंढ रही थी वह जानवरों की दुनिया से गायब हो गया था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लाल प्रकाश की चमक और एक कौशल के प्रयोग से दो दुनियाओं के बीच नूह की पहली स्थानिक यात्रा घटित हुई थी। वह छोटे से गांव के आसमान में दिखाई दिया, जो एक प्रकाश अवरोध से घिरा हुआ था, जो उन्हें बाहरी दुनिया की कई चीजों से बचाता था। जमीन पर उतरते ही सोफिया की आकृति आध्यात्मिक भूमि से चमक उठी और उसने मुस्कुराते हुए अपने घर की ओर देखा। बड़े भाई, आप यहाँ कितना समय बिताएंगे? यहाँ वह जिस बारे में बात कर रही थी वह सिर्फ वह पहाड़ और गांव नहीं था जहाँ वे थे, बल्कि वह दुनिया थी जिस पर वे खड़े थे। ज्यादा समय नहीं है, अभी भी बहुत से काम करने हैं और मैं इसे बेकार में बर्बाद नहीं कर सकता। कुछ लोग थे जिनसे वह वास्तव में मिलना चाहता था। आत्मविश्वास से भरा काजोहिको, जो अब एपिक रैंक पर था, वह महिला जो उस छोटे से शहर की कमान संभाल रही थी जहां वह प्रमुखता से उभरा था, और वह मोटा आदमी जो भाला लेकर साम्राज्य के रक्षक के रूप में खड़ा था। मैं कुछ लोगों से किसी और समय मुलाकात करूंगा। खोई हुई दुनिया की यात्रा शुरू होने से पहले मैं उनकी जमीनों की थोड़ी मदद करूंगा। कौशल के साथ दुनिया भर में यात्रा करने का उनका शानदार दृश्य अभी समाप्त हुआ था, और वह आध्यात्मिक भूमि के साथ उन स्थानों के वातावरण को बढ़ावा देने के लिए आगे बढ़ने वाले थे जहां अधिकांश मनुष्य अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए एकत्र हुए थे। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 138। गगनचुंबी इमारतों के ऊपर एक भूभाग दिखाई देता है। धन्य साम्राज्य में हमेशा की तरह आज भी हलचल थी, और आज तो और भी अधिक हलचल थी क्योंकि एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी। कई दिनों तक दुनिया की लगभग सभी कालकोठरियां स्थायी रूप से टूटने के बाद पिछले 24 घंटों में नई कालकोठरियां दिखाई देने लगी हैं। शिकारी और सरकारें इस बात से बहुत चिंतित थे कि कोर, कौशल और वस्तुओं की निरंतर आपूर्ति के बिना जिस दर से उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई थी वो काफी कम हो जाएगी, लेकिन उनकी चिंताएं ज्यादा समय तक नहीं रहीं। शुरुआती दहशत के कुछ दिनों बाद दुनिया भर में एक बार फिर से विशाल मोनोलिथ दिखाई देने लगे। मोनोलिथ उन मोनोलिथ से अलग थे जिनका वे इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वे काले दिखाई देते थे और समय के साथ उनका रंग नहीं बदलता था। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि वे कालकोठरी को देखकर खुश होंगे, लेकिन इन नए मोनोलिथ के दिखाई देने के बाद लोग उत्सुकता से आगे बढ़ गए। वे पुराने लोगों की तुलना में अलग तरीके से काम करते थे, और समय बीतने के साथ शिकारी उनके रहस्यों के बारे में अधिक जान जाते थे। आज के व्यस्त दिन में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। धन्य साम्राज्य की परिधि में स्थित छोटे से शहर के आसमान के ऊपर एक तैरता हुआ भूभाग दिखाई दिया जिसने आसमान को पूरी तरह से ढक लिया था। इस भूभाग ने कई शिकारियों को आश्चर्यचकित और भयभीत कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि एक बार फिर अप्रत्याशित हमला हो गया है, और वे तैयारी कर रहे थे। तभी उन्होंने भूभाग से एक नीली रोशनी निकलती देखी। छोटे से शहर के हर कोने में रोशनी फैल गई। कुछ सेकंड तक ऐसा ही रहा और शहर के लोगों को अपने आसपास की हवा में बदलाव महसूस होने लगा। शहर के चारों ओर सुगंध का घना संग्रह घूम रहा था और अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहे थे। एक जगह झूले पर बैठा एक बच्चा बहुत ज्यादा जोर लगाने की वजह से हवा में उछल गया और आश्चर्यजनक रूप से वह बिना किसी चोट के जमीन पर आ गिरा, क्योंकि उसे अपने अंदर से एक अनजानी शक्ति का एहसास होने लगा था। कुछ ही देर बाद उसकी आंखों के सामने एक स्टेटस पैनल दिखाई दिया, क्योंकि उसे अचानक एहसास हुआ कि वह किसी तरह जाग गया था। जिन लोगों में कुछ प्रतिभा और भाग्य था, उन्होंने पाया कि उनकी आंखों के सामने एक स्टेटस पैनल उभर रहा था, क्योंकि शहर भर में कई लोग शिकारी बनने के लिए जागृत हो रहे थे। यह अभिसरित सार ऐसी आश्चर्यजनक घटना के लिए उत्प्रेरक था। अनुभवी शिकारियों ने पाया कि वे तेजी से और आसानी से आगे बढ़ पा रहे हैं, जैसे कि उन्हें लगातार अपने आसपास की हवा से ऊर्जा मिल रही हो। वे खुशी से आगे बढ़ रहे थे और आसमान को घेरने वाले भूभाग को देख रहे थे। स्टार सिटी में एक शीर्ष शिकारी और एडमिरल, जिसके पास कई ऐसे जोड़ कौशल थे और अब वह शीर्ष रैंकेस थी, एलिजाबेथ, तैरते हुए भूभाग को बेवकूफी से देख रही थी, क्योंकि उसके चारों ओर हवा लगातार बदल रही थी। उसने आश्चर्य से देखा, क्योंकि जैसे ही ये दिखाई दिया था, भूभाग तेजी से सिकुड़ने लगा और फिर पलक झपकते ही गायब हो गया। उसने सोचा कि उसने महसूस किया कि गायब हो रहे भूभाग से एक नज़र उस पर पड़ी और उसने भ्रम में अपना सिर हिलाया। हालात सामान्य होने के साथ ही आसमान साफ हो गया, लेकिन शहर में भारी बदलाव आया। ये दृश्य धन्य साम्राज्य के उन क्षेत्रों में कई बार दोहराया गया जहां अधिकांश लोग एकत्र थे,
क्योंकि जादुई रूप से तैरती हुई आध्यात्मिक भूमि प्रकट हुई और गायब हो गई तथा पीछे एक परिवर्तित वातावरण छोड़ गई जहां सार तत्व अधिकाधिक सघन हो गया था। ये प्रक्रिया पहले से ही स्वाभाविक रूप से हो रही थी क्योंकि दुनिया लगातार बढ़ रही थी और हवा में सार का स्तर जल्द ही या बाद में बीस्ट वर्ल्ड के समान स्तर तक पहुंच जाएगा। लेकिन जिस तरह से फ्रोजन किंगडम की भूमि को बूस्ट एनवायरनमेंट से लाभ हुआ, उसी तरह साम्राज्य के आसपास के शहरों को भी इससे अधिक लाभ हुआ। जब आध्यात्मिक भूमि राजधानी के आसमान में दिखाई दी तो स्टील मिखाइल गर्व से हवा में खड़ा था। उसके चारों ओर दो भाले घूम रहे थे और हवा में बिजली चमक रही थी। उसने हवा में बदलाव महसूस किया क्योंकि नई दिखाई देने वाली भूमि से नीली रोशनी निकल रही थी जिसने सब कुछ ढक लिया था। उसका ध्यान एक ऐसे व्यक्ति पर चला गया जो कुछ समय पहले ही चला गया था। क्या ये सिर्फ 1 महीने से ज्यादा का समय था? क्या उसने इतनी जल्दी इतनी शानदार चीज हासिल कर ली थी? मिखाइल ने अपनी शक्ति के बारे में सोचा और ऊपर देखा कि तैरता हुआ भूभाग गायब हो रहा है। वो कुछ हद तक खुश था कि उसके अंदर का व्यक्ति नीचे नहीं आया। उसे शर्म महसूस हुई क्योंकि उसे लगा कि वो काफी मजबूत था जब उसने अपने कौशल को मिलाकर एपिक रैंक की शक्ति हासिल की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी उस आदमी से बहुत पीछे था जो अपने दुश्मनों का पीछा कर रहा था, जो जानता था कि कहाँ है। स्टील मिखाइल ने अपने चारों ओर की हवा को महसूस किया जो उसके रोमछिद्रों को खोल रही थी और उसे शक्ति से भर रही थी, क्योंकि उसकी दृष्टि उस विशाल स्तंभ पर गई थी जो कुछ दिन पहले साम्राज्य के केंद्र में दिखाई दिया था। मोनोलिथ को एक महाकाव्य श्रेणी का कालकोठरी माना जाता था और अभी भी इसे पूरी तरह से खोजा नहीं गया था। वह अपनी टीम तैयार करेगा और आने वाले हफ्तों में इस कालकोठरी में गोता लगाएगा, अपने कौशल को जितना हो सके उतना प्रशिक्षित करेगा और अपनी ताकत बढ़ाएगा। वो किसी ऐसे व्यक्ति से पीछे नहीं रह सकता था जो उन सभी के लिए बहुत ज्यादा लड़ रहा था। वह रक्षक के रूप में अपनी भूमिका जानता था, लेकिन इस दुनिया के बाहर की चीजों से थोड़ा ईर्ष्यालु था जिन्हें देखने का उसे अभी तक मौका नहीं मिला था। भविष्य में उसे अनजान जगहों की खोज करने का मौका कब मिलेगा? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संयुक्त संघ के कई देशों ने खुद को तैरते हुए भूभाग के साथ एक समान घटना का अनुभव करते हुए पाया। इस घटना को बाद में केवल वर्ल्डवाइड बफ के रूप में जाना जाने लगा क्योंकि कई स्थानों पर सार के उच्च स्तर का अनुभव हुआ जिसने कई व्यक्तियों की जागृति और मजबूती का कारण बना। नए कालकोठरियों के आगमन के साथ, जो लगातार साफ न किए जाने पर कालकोठरी से नहीं छूटते थे, तथा इस नई घटना के साथ मनुष्यों की उम्मीदें बहुत अधिक बढ़ गई थीं। संयुक्त राष्ट्र में एक आश्चर्यजनक दृश्य तब देखने को मिला जब ये तैरता हुआ भूभाग पहली बार दिखाई दिया, जहां इसका शीर्ष शिकारी काजुहिको उस तक पहुंचने के लिए आकाश में भाग गया। हे, उसकी चीखें आसमान में गूंज रही थीं क्योंकि वह अंधेरे से घिरे कटाना पर खड़ा था जो उसे आसमान में और आगे धकेल रहा था। उसने हवा में भरे घने सार की परवाह नहीं की क्योंकि वह और भी तेज गति से भूमि की ओर भाग रहा था। जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, उसने पाया कि वह सिकुड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो उसकी पकड़ से छूटने वाला था। अरे, जब वह गायब होने से पहले उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था तो उसकी आकृति और भी तेजी से उड़ी, लेकिन वह चमककर दूर चली गई और उसकी आकृति भी गायब हो गई। ये पहला मामला था जिस पर लोगों ने ध्यान दिया और बाद में इस बारे में बात की, जहां एक शिकारी तैरते हुए भूभाग तक पहुंच गया और अंदर चला गया। अगले 1 घंटे में यह उन सभी देशों में दिखाई देने और गायब होने लगी जहां बड़ी संख्या में लोग थे। जहां आखिरी देश नीली रोशनी से ढक गया, वहां काजुहिको की आकृति भी चमक उठी। शिकारी और सरकारी काजुहिको को फोन करके पूछती कि जब वह फिर से प्रकट हुआ तो उसने तैरते हुए भूभाग में क्या देखा, लेकिन लापरवाह शिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया। लोगों ने पाया कि वह नए दिखाई देने वाले कालकोठरी में और भी अधिक जोश के साथ गोता लगा रहा था, कभी कभी चिल्लाता हुआ कि वह कैसे अर्धमानवों को देखना चाहता है और अपनी खुद की जमीन का मालिक बनना चाहता है। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 139 खोई हुई दुनिया। जमे हुए पठार की आध्यात्मिक भूमि एक बार फिर छिपे हुए गांव के आसमान में दिखाई दी, जहां नूह उस आदमी पर हताश होकर आहें भर रहा था जो आध्यात्मिक भूमि का पीछा कर रहा था। उसने उस पर अद्भुत चीजें देखी और नूह के जाने की जगह के बारे में पूछा। उसकी आंखें चमक रही थीं क्योंकि वह खुद वहां जाना चाहता था। ये कुछ ऐसा था जो समय के साथ आसानी से संभव हो सकता था, इसलिए उसे कुछ और इंतजार करने के लिए कहा गया क्योंकि वह मजबूत हो गया था। महाकाव्य रैंक पर शक्ति उन जगहों पर बहुत बड़ी बात नहीं होगी जहां पौराणिक राक्षस हैं। अब से सोफिया की नज़र उसकी और स्टील मिखाइल की ताकत पर रहेगी, क्योंकि वे भविष्य में किसी समय अपने उपकारकर्ता के संपर्क में आने वाले थे। नूह ने आध्यात्मिक भूमि की पर्यावरण को बढ़ावा देने की सुविधा का उपयोग करते हुए 2 महाशक्तियों के बीच टेलीपोर्ट करने में अत्यधिक समय बिताने के बाद आराम की सांस ली। इससे उसके ग्रहलोक में शिकारियों की शक्ति में वृद्धि हुई। अब उसकी आंखें एक अलग ही जगह पर थीं, क्योंकि उसने छिपे हुए गांव में सोफिया से बात करना समाप्त कर दिया था।
सिस्टम के साथ कई योजनाओं और संभावनाओं पर चर्चा की गई, जिसे ग्रहीय कोर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि अगला स्थान तय किया गया था। कुछ अद्भुत होने वाला था, क्योंकि दानव राजाओं से प्राप्त यादों का एक और उपयोग होने वाला था। ओरियास से प्राप्त अद्वितीय कौशल उपयोगकर्ता को किसी भी स्थान पर यात्रा करने की अनुमति देता है जिसे उन्होंने पहले देखा था। ये कौशल का वर्णन था, सीधा और सरल। तो फिर उन स्थानों और स्थानों के बारे में क्या जिन्हें आपने अपने दुश्मनों की लूटी हुई यादों से देखा है? यादें आमतौर पर उस व्यक्ति के पास रहती हैं जिसने उन्हें अनुभव किया है। वे उनके बारे में बात कर सकते हैं या उन्हें दूसरों को समझा सकते हैं, लेकिन वे उनके पास ही रहती हैं। कौशल स्मृति लूटने वाला ने नूह को अपने दुश्मनों की यादों को लेने और उन्हें इस तरह अनुभव करने की अनुमति दी जैसे कि वे उसकी अपनी हों। इसका स्वाभाविक अर्थ ये था कि ग्रेमोरी और ओरियास की यादों के माध्यम से उसने कई स्थानों और जगहों को देखा था। यह उस शानदार अद्वितीय कौशल के साथ मेल खाता है जो किसी भी स्थान पर स्थानिक यात्रा की अनुमति देता है जिसे आपने पहले देखा था, क्योंकि इस संयोजन ने कुछ ऐसा किया जो आमतौर पर कभी संभव नहीं होता। नूह मुस्कुराया जब उसने अटलांटिस की खोई हुई दुनिया की खास यादों को देखा जिसमें ओरियास पहले भी उतरा था। यह एक बड़ी दुनिया थी, जानवरों की दुनिया से एक स्तर ऊपर, और इसमें कई मूल के कई प्राणियों का घेरा था। अटलांटिस को खोया हुआ विश्व शब्द इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अद्वितीय है। अटलांटिस के निवासी तकनीकी और जादुई रूप से इतने उन्नत थे कि उन्होंने तकनीक और जादू के संयोजन से कुछ ऐसा बनाया जिससे वे अपनी दुनिया को किसी के द्वारा खोजे जाने से बचा सके और उसे छिपा सके। यह ऐसी चीज थी जो पूरे ब्रह्मांड में शायद ही कभी पाई जाती। इस प्रकार इस विशाल विश्व को खोया हुआ की उपाधि प्राप्त हुई। हालांकि कई सालों तक अटलांटिस में मौजूद तकनीक और खजाने को पाने की चाहत रखने वाले प्राणियों ने हार नहीं मानी और अपने रहस्यमय तरीकों का इस्तेमाल करके इस आकर्षक दुनिया का पता लगाया। डेमन वर्ल्ड उनमें से एक था जो अटलांटिस की खोई हुई दुनिया के निर्देशांक पाने में सफल रहा। ओरियास के पास जो अद्वितीय कौशल था, उसके कारण वे कभी भी इसे भूल नहीं पाए, क्योंकि जब भी एटलांटियन अपनी भयानक तकनीक को सक्रिय करते थे, जिससे उनकी दुनिया बदल जाती थी और वे किसी दूसरे स्थान पर छिप जाते थे, तब भी ओरियास अपने अद्वितीय कौशल का उपयोग करके उस दुनिया में वापस जा सकती थी जहां वह पहले जा चुकी थी और देख चुकी थी। इस प्रकार उनके निर्देशांक हमेशा राक्षसों के हाथों में थे। इस दुनिया में ऐसी कई चीजें थीं जिनसे नूह को सामना करना पड़ता था, लेकिन कुछ चीजें थीं जिन पर वह ध्यान दे रहा था। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण थे दुनिया में घूम रहे राक्षस, अनोखे खजाने और संभवतः सर्वोच्च खजाना जिसकी हर कोई तलाश कर रहा था। साथ ही राक्षसों के अलावा दूसरी दुनिया के प्राणी जो निस्संदेह अटलांटिस में उन्हीं चीजों की तलाश कर रहे होंगे। सब कुछ ठीक लग रहा था क्योंकि आध्यात्मिक भूमि नूह के शरीर से सुरक्षित रूप से जुड़ी हुई थी तथा यात्रा के अगले चरण के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। सोफिया छिपे हुए गांव के बाहर खड़ी थी और उसकी आंखों में सफेद और नीले रंग की चमक थी, जो एक दृढ़ विश्वास से भरा चेहरा बन गया था जो कुछ सेकंड बीतने के साथ ही एक मासूम चेहरे में बदल जाएगा। उसके पास कुछ लीजेंडरी फोकस कोर और कई एपिक कोर थे जिनका वह अपनी इच्छानुसार इस्तेमाल कर सकती थी, चाहे उन्हें इस दुनिया के रक्षकों को दिया जाए या पहले उस शरीर को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जाए जहां दो चेतनाएं रहती थीं। यह उस पर निर्भर था। नूह ने खोई हुई दुनिया के बारे में ओरियास से प्राप्त यादों को देखा और अपनी आंखें बंद करके शुरुआती स्थान चुना। अद्वितीय कौशल स्थानिक यात्रा सक्रिय हो गया क्योंकि ब्रह्मांड में रहस्य में छिपी दुनिया में इस यात्रा को ईंधन देने के लिए भारी मात्रा में मैना का उपभोग किया गया था। उसकी आकृति लाल रोशनी की चमक में गायब हो गई और अज्ञात भूमि की ओर बढ़ गई जहां कई चीजें उसका इंतजार कर रही थीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आज के संयुक्त कौशल पियर्स जोड़ निष्पादक की गति A+ पियर्सिंग गति, उड़ान जोड़ तत्काल स्थानांतरण A+ वार्प उड़ान, रीगल आर्चर की आंखें जोड़ सेंस हीट सोर्स A+ थर्मल दृष्टि की खोज, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, अपरिवर्तनीय उत्थान जोड़ पैलाडिन का आशीर्वाद S धन्य उत्थान, आर्कटिक क्षेत्र जोड़ नरकीय बिजली का पीछा S बर्फ और लपटों की आत्मा का पीछा, विनाश जोड़ विक्षिप्त की आभा महाकाव्य नारकीय अवतरण, विंडरबोर्न जोड़ हिडन एंडेवर एपिक और लेस, नोहा ओसमोंट व्यवसाय शिकारी, जीवन शक्ति 431, केंद्र शक्ति 437, कौशल कौशल FEDC रिकॉर्डर 100, भाषा समझ 100, शेर की दहाड़ 100, मौन संचार 100, कुक -59, A+ रिलीगेटर स्पीयर 100, वाटर किंग की स्किन 100, पियर्सिंग स्पीड -1, वार्प फ्लाइट 1, सर्चिंग थर्मल साइट 1, S एनफीबल -100, फीनिक्स एरो 1, शील्ड स्लाम 8, बडिंग फॉर्म 71, रिकोशेटिंग शील्ड 1, भालू की लड़ाई शैली 1, आर्चर का जुआ 1, सुलगती तलवार का प्रहार 100, मिट्टी के भाले 100, विचार त्वरण 100, संकट निवारण 100, भ्रामक आवरण 100, धन्य उत्थान 1, बर्फ और लपटों की आत्मा का पीछा 1।
एस जोड़ ड्रैकोनिक कवच 99, महाकाव्य भ्रष्ट तलवार संत का अवतार 91, हिमशल -89, पूर्ण 092, अस्थि भाले 88, भालू सम्राट का फर 91, जीवन चोरी 89, टेलीपोर्ट -95, अतिक सांस 87, पवित्र ब्लाइट को बुलाना 98, नरकिया वंश 1, ऑरलेस -1, पौराणिक हेजेमनी का भ्रष्ट सिगिल 68, दानव राजा का हकी 55, मेमोरी प्लंडरा 5, अद्वितीय आध्यात्मिक भूमि प्रबंधन, आदिम जादूगर, स्थानिक यात्रा, आकार परिवर्तन, उपकरण 3xb स्टोरेज रिंग, ए स्टोरेज रिंग, एस स्टोरेज पाउच, एस वेव सूट, EPIC किंग्सलेयर, EPIC रैट किंग्स मास्क, EPIC प्रिज्मेटिक गार्जियन, EPIC एनशेटेड चैरिटी, EPIC टाइग्राई रूट्स। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 140 अटलांटियन। लाल प्रकाश की चमक, कुछ देर का अंधेरा और फिर क्षितिज पर फैलती हुई नीली चमकती हुई रोशनी। स्थानिक यात्रा के उपयोग से अटलांटिस की खोई हुई दुनिया में पहुंचने की प्रक्रिया बहुत तेज थी। ऐसा लगा जैसे नूह ने जमीन के एक कोने से दूसरे कोने तक टहलकर यात्रा की हो, लेकिन वास्तव में ओरियास की याद में एक जगह पर पहुंचने से पहले उसे कई तारों को पार करना पड़ा था। उसने अपनी आंखें खोली तो उसे साफ नीला आसमान दिखा और उसके नीचे और भी साफ नीला रंग दिखा, क्योंकि समुद्र बह रहा था। आसमान के हर कोने में जहां भी उसने देखा, क्षितिज पर पानी की एक विशाल श्रृंखला फैली हुई थी। समुद्र में शांत लहरें चल रही थीं और लगभग सभी जीव जंतु दिखाई दे रहे थे। नूह को पता था कि वो गलत जगह देख रहा था, इसलिए उसने मुस्कुराकर एक और अनोखी स्किल्ड शेपशिफ्टर को सक्रिय किया। हड्डियों और मानव संरचना के बदलने की दर्दनाक आवाजें गूंज उठी, क्योंकि वह शरीर जिसका वह हमेशा से आदी रहा था, तेजी से बदलने लगा। ये प्रक्रिया तेज थी, जिससे दर्द कम हुआ और तेजी से बदलाव होने लगा। उसका शरीर बदल गया और जल्द ही वह उस चीज का प्रतिरूप बन गया जिसे उसने अनेक यादों में देखा था, जो इस खोई हुई दुनिया की मूल प्रजातियों में से एक थी, जिसे अटलांटियन के नाम से जाना जाता था। वे एक दिलचस्प प्रजाति थे, जिनका शरीर मनुष्यों के समान था, लेकिन उनमें अतिरिक्त विशेषताएं थीं जो समुद्र के भारी दबाव को झेलने के लिए अनुकूल थीं, और उभयचर विशेषताएं थीं जो उन्हें पानी के नीचे सांस लेने में सक्षम बनाती थीं। बेशक लीजेंडरी रैंक के किसी व्यक्ति को अपनी शक्ति के कारण ऑक्सीजन की कमी के कारण पानी के नीचे जीवित रहने में परेशानी नहीं होगी, लेकिन अटलांटियन बनने का ये परिवर्तन सिर्फ समुद्र के अनुकूल होने के उद्देश्य से नहीं था। नूह ने अपने नए शरीर को महसूस किया, जो उसकी यादों में देखी गई हर चीज से मेल खाता था, सामान्य रूप से दिखने वाले रूप से लेकर उसके पूरे शरीर पर उनकी मुलायम और नम त्वचा तक। उसके शरीर में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ था, सिर्फ एक चीज जो काफी अलग थी वो थी उसके जन्म से ही काले बालों की जगह सुनहरे बाल आना। जब उसका शरीर समुद्र में डूबने लगा तो उसने वास्तविक शारीरिक परिवर्तन महसूस किए। जैसे ही उसने पानी को छुआ, उसके मन में समानता की भावना आई, क्योंकि वह पूरी तरह से समुद्र में डूब गया और उसने अपनी आंखें खोलकर एक बिल्कुल नई दुनिया देखी। जब वह वहां पहुंचा तो वह गलत जगहों को देख रहा था और अब उसे जीवन से भरी दुनिया का काल्पनिक दृश्य दिखाई देने लगा था। नूह ने हाल ही में संयुक्त सर्चिंग थर्मल साइट का उपयोग करके अपने आसपास के कई प्राणियों का तुरंत पता लगाया, जिससे उसने पहले कभी नहीं देखे गए सभी प्रकार के जीव दिखाई देने लगे। ठंडे खून वाले जीव जो अपने आसपास के तापमान को मापते थे, वे इस कौशल के उपयोग से उसे अभी भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। एक ही विचार के साथ इस कौशल ने उसकी आंखों को उस दिशा और प्राणी पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दी जिसके बारे में वह सोच रहा था। इस सतह परत पर जहां वह था, वह केवल मछलियों की विशेषताओं वाले कई जीवों को तैरते हुए देख सकता था। उनके शरीर चमक रहे थे और उनके रंगीन तराजू इधर उधर उड़ रहे थे। उनकी गति ऐसी थी जिसे आप आमतौर पर नहीं देखते हैं। अगर उसे और भी महत्वपूर्ण चीजें देखने का मौका चाहिए था, तो उसे समुद्र में और भी गहराई में जाना था। नूह के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि उसे अटलांटियन के शरीर के साथ पानी के नीचे होने का आराम महसूस हुआ। पानी के नीचे उसने बिना किसी समस्या के शब्दों और ध्वनियों को सुनने के लिए अपना मुंह खोला। उसकी आवाज के कंपन पानी में यात्रा कर रहे थे, जैसे कि वह हवा में था। भले ही उसकी आवाज नहीं सुनी जा सकती थी, फिर भी उसके पास अटलांटियन के गुणों में से एक की नकल करने के लिए मौन संचार था, जो निस्संदेह उसे जल्द ही पता चल जाएगा। अटलांटियन प्रजाति को समुद्र से प्यार था, और जब भी वे अपने प्राकृतिक आवास में लड़ते थे तो उन्हें अपनी शक्ति में वृद्धि मिलती थी। नूह को नए शरीर के अनुकूल होने में कोई समस्या नहीं हुई, क्योंकि उसने वार्प फ्लाइट का उपयोग करके घूमना शुरू कर दिया। इस संयुक्त कौशल के साथ वह उड़ सकता था और साथ ही साथ अपनी पसंद के अनुसार आसपास के स्थानों पर स्थानांतरित हो सकता था। गति पहले से भी अधिक तेज थी। नए एहसास की आदत पड़ने और हवा में रहने के मुकाबले सांस लेना उसके लिए और भी आसान हो गया। नूह का आकार समुद्र में और भी गहराई में उतर गया। वो निवासियों से मिलने और अपनी यात्रा पूरी तरह से शुरू करने के लिए बहुत उत्सुक था।
उसने अपने कौशल का उपयोग सक्रिय रूप से महसूस करने और देखने के लिए किया, क्योंकि वह और भी गहराई में गोता लगाता गया। पहला स्थान उसके दिमाग में पहले से ही बना हुआ था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लिक्विनिया नामक शहर से कुछ समुद्री मील दूर विशाल समुद्र में एक क्रूर दृश्य घटित हो रहा था। 3 अटलांटियन एक अन्य प्रजाति को घेरे हुए थे जो खोई हुई दुनिया की मूल निवासी थी, जिसे मरफोक के नाम से जाना जाता था। अटलांटियन और मरफोक के बीच एक स्पष्ट अंतर था, जिसमें बाद वाले के पास ज्यादातर समय मछली का निचला आधा हिस्सा होता था। इस बार एक विशेष मरमन घायल हो गया और अपने आसपास के अटलांटियनों से भारी प्रहार झेलता रहा। नेता के मुंह से एक कर्कश आवाज निकल रही थी, आपको हमारा पीछा नहीं करना चाहिए था सूद। हमारा नियोक्ता बहुत सावधान है और किसी भी गलती की अनुमति नहीं देता है। मुझे खेद है। सुनहरे बालों वाला अटलांटियन दुखी लग रहा था। उसकी उदासीन आवाज गूंज रही थी। उसके हाथ में हरे रंग का त्रिशूल काली रोशनी के साथ चमक रहा था, जो मरमन की छाती की ओर जा रहा था। ठक, ये बिना किसी प्रतिरोध के अंदर समा गया, जबकि सुद, जल पुरुष, अपने मित्र की ओर स्तब्ध होकर देख रहा था। संतस, हम बड़े हुए हैं, साथ साथ क्यों मिली भगत करें। गुह, समुद्र में चमकीले हरे नियॉन रक्त के रंग के साथ दर्दनाक शब्द निकले। अंत में मत्स्य पुरुष की मृत्यु की ध्वनि निकली, जिसे वह अपना मित्र मानता था। उसने उसके सीने में त्रिशूल घुमाकर उसकी जान ले ली। अटलांटियन के चेहरे पर क्रूर भाव बना रहा जब उसने त्रिशूल निकाला और उसे एक तरफ घुमाया। वह अपने बगल में खड़े 2 लोगों से शव की देखभाल करने के लिए कहने ही वाला था कि तभी उसके सामने एक और आवाज गूंजी। वाह, मुझे पहली चीज जो दिखी वह हत्या थी। आवाज में शांति और जिज्ञासा थी, जिससे अटलांटियन का चेहरा गंभीर हो गया। बिना एक सेकंड भी यह समझने के कि अभी कौन प्रकट हुआ है, एक आदेश उसके दिमाग से निकलकर उसके बगल में खड़े 2 लोगों के दिमाग में प्रवेश कर गया। आक्रमण करना। आदेश उनके सिर में गूंज उठा और अगले ही सेकंड में 3 अटलांटियन हरे त्रिशूल उठाए वहां पहुंचे और उनकी आकृतियां उस ओर भागी जहां से आवाज आ रही थी। जैसे जैसे उनकी गति बढ़ती गई, पानी तेजी से उनके चारों ओर घूमता गया और वे एक पल में आवाज की जगह के करीब पहुंच गए। त्रिशूल हरे रंग में चमक उठे, क्योंकि वे मांस के छिदे जाने की आवाज सुनने के लिए इंतजार कर रहे थे। आवाज आई, लेकिन वो नहीं जिसकी उन्हें उम्मीद थी। स्वूश। तीनों अटलांटियनों को एक भयानक एहसास हुआ जब उन्हें लगा कि उनके त्रिशूल किसी चीज पर नहीं लगे, और एक सेकंड बाद ही उनमें से हरे रंग का खून बहने लगा और वह तेजी से जम गया। उनके आसपास का क्षेत्र बर्फ में समा गया था, क्योंकि एक लंबा ब्लेड उनके शरीर से होकर गुजरा और उनकी जान ले ली। एब्सोल्यूट जीरो का समुद्र में जानलेवा असर हुआ, क्योंकि इसने अपनी सीमा में किसी भी चीज की गति को रोक दिया, जबकि लंबे ब्लेड ने रनकैस अटलांटियन को इस तरह से काट दिया जैसे कि वे कुछ भी नहीं थे। हत्या के दृश्य पर आई जिज्ञासु आवाज एक बार फिर गूंज उठी। अब तुम्हारी यादें क्या कहानियां सुनाएंगी। अध्याय समाप्त। आज के लिए इतना ही। आगे देखेंगे कि मैं शिष्य बॉब मछलियों के समूह से बाधित नहीं होऊंगा। बैंगनी वस्त्र पहने एक व्यक्ति से अहंकारी शब्द निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर से एक शक्ति निकल रही थी जिसने आसपास के पानी को आसानी से दूर धकेल दिया। उसने अपनी पीठ के पीछे हाथ रखे हुए थे और वो पूरी तरह से तिरस्कार से शहर को देख रहा था। उसके आसपास बैंगनी वस्त्र पहने 2 अन्य लोग भी थे जो उसकी तरह ही ठंडेपन से नीचे देख रहे थे। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।